आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे लेखक की दुनिया में जो किसी जादूगर से कम नहीं लगते, जॉर्ज लुइस बोर्गेस। हाँ, बोर्गेस, बिल्कुल। सोचिए, जैसे कोई स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना की कहानियों और किरदारों को ऐसे मिला दे कि सब कुछ एकदम नया लगे। बिल्कुल। हमारे पास उनके बारे में एक लेख का अंश है और आज हम कोशिश करेंगे इस कमाल के लेखक के बड़े विचारों को मतलब आसान भाषा में समझने की। ये जरूरी है क्योंकि उनके आइडियाज थोड़े गहरे होते हैं। सही। बोर्गेस की सबसे बड़ी खासियत थी कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देना, एकदम शॉर्टकट मास्टर। हाँ, जैसे किसी बहुत बड़ी भारी भरकम फाइल को छोटा सा करके जिप कर दिया हो। बिल्कुल वही। वैसे ही वो बड़े बड़े फलसफों को छोटी कहानियों में फिट कर देते थे। बिल्कुल सही, और इसीलिए उन्हें एक तरह का इंटरनेशनल लिटरेरी मेटाफर भी कहा गया है। अच्छा, इंटरनेशनल लिटरेरी मेटाफर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो दुनिया भर की संस्कृतियों और विचारों को अपनी कहानियों में ऐसे पिरोते थे जैसे सब एक ही धागे से बंधे हों। अरे वाह। जैसे कोई अर्जेंटीना का काउबॉय पेरिस के किसी पुराने नाटक का हिस्सा लगे, कमाल है। या अमेज़न के जंगल का ज्ञान रखने वाला कोई यूरोपियन स्कॉलर। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए मुंबई का कोई लड़का अमेरिका के गांव की कहानी सुना रहा हो, और बिल्कुल अपनेपन से। हाँ, कि सुनने वाले को लगे कि वो वहीं मौजूद है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मुझे जो बात बोर्गेस के बारे में सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है वो है उनके सवाल। हाँ, उनके सवाल इतने बुनियादी, इतने गहरे सवाल उठाते हैं, जैसे हम रोज सुबह क्यों जन्म लेते हैं या हमारे सपनों का क्या मतलब है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके शायद पक्के जवाब है ही नहीं। ऐसा क्यों करते थे वो? क्या मकसद था इन सवालों का? हाँ, यही उनकी खासियत थी। वो इन बड़े सवालों को अपनी खास तरह की कहानियों, जिन्हें वो फिक्शंस कहते थे, उनके जरिए खंगालते थे। फिक्शंस मतलब कहानियां, पर सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जैसे दिमागी पहेलियां या सोच के खेल। अच्छा। उनके कुछ पसंदीदा थीम्स थे, जैसे किताबें। उन्हें वो लैब्रिंथ्स की तरह देखते थे। लैब्रिंथ्स यानी भूल भुलैया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर कहानी, हर पन्ना आपको सोच के नए अनजान रास्तों पर ले जा सकता है। सही बात है। या फिर ये विचार कि शायद हम सब किसी न किसी स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं? कैसे? जैसे उनका एक मशहूर ख्याल है, मुझ पर हमला करने वाला अपराधी वो मैं ही हूँ। अरे, या ये कि जब कोई शेक्सपियर की कविता पूरी तरह महसूस करके पढ़ता है तो उस पल के लिए वो शेक्सपियर बन जाता है। क्या बात है। ये तो जैसे कभी किसी फिल्म के किरदार से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, वैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, लगता है ना कि हम ही वो हैं। कुछ वैसा ही गहरा कनेक्शन वो दिखाते थे अपनी कहानियों में। वाह, ये जुड़ाव वाली बात तो बहुत बहुत गहरी है। अच्छा, और किताबों के बारे में सुना है उन्होंने दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी थी। हाँ, पढ़ाकू तो थे। और गायत, काफका जैसे बड़े लेखकों को ट्रांसलेट भी किया। पर ये बात थोड़ी हैरान करती है कि उन्हें लाइब्रेरी जलने जैसी घटनाओं से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा क्यों? मतलब ज्ञान के नुकसान का डर नहीं था उन्हें? देखिए, उनके लिए ज्ञान किसी एक किताब या लाइब्रेरी में कैद नहीं था। अच्छा। वो मानते थे कि सारी किताबें, सारे विचार कहीं ना कहीं पवित्र है, सब में सच्चाई का कोई अंश है। ज्ञान कभी खोता नहीं, बस रूप बदलता है। वो पुराने ठुकराए हुए विचार, जिन्हें लोग गलत या हेरेसीज मानते थे, उन्हें भी समझने की कोशिश करते थे। हेरेसीज मतलब जो उस समय की सोच से अलग थे। हाँ बिल्कुल। उनका मानना था कि हर अलग सोच, हर गलत जवाब में भी सीखने लायक कुछ जरूर होता है। जैसे क्लास में बैठा वो बच्चा जो सबसे अलग जवाब देता है, हाँ, कभी कभी वही सही निकल जाता है। ये मानना कि ज्ञान खोता नहीं और हर विचार में कुछ सीखने को है, बिल्कुल, ये सोच तो काफी बड़ी है। बिल्कुल। और इसी तरह की बड़ी सोच उन्होंने समय को लेकर भी दिखाई, उससे भी चुनौती दी। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये उनकी सोच का एक और चौंकाने वाला पहलू है। वो सवाल करते थे कि क्या वक्त वाकई सीधा चलता है? अच्छा। क्या हर पल एकदम नया है या हम बस पुरानी चीजों को ही दोहरा रहे हैं? अरे बाप रे। उनकी कहानियां पढ़ते पढ़ते अचानक आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यूनिवर्स वैसा ही है जैसा हम समझते हैं। ये सवाल वो बड़े आराम से बातों बातों में कहानी के किसी मोड़ पर छोड़ जाते हैं। मतलब दिमाग को उलझा देते हैं। हाँ। उनकी एक कहानी है द साउथ। उसमें एक आम सा आदमी है, हाँ। जुआन डालमान, हाँ। जिसे अचानक एक रात चाकू उठाकर किसी अनजान खतरे का सामना करने बाहर निकलना पड़ता है। उसे ठीक से पता भी नहीं कि वो क्यों लड़ रहा है या किससे। हाँ। ये पढ़कर मुझे वो एहसास याद आता है जब कभी हमें कोई बहुत मुश्किल काम करना पड़ता है,
जैसे कोई बड़ा एग्जाम देना। हाँ। और अंदर से लगता है कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पर बस करना है। एक अजीब सी बेबसी और हिम्मत का मेल। बिल्कुल, बोर्गेस शायद यही दिखाते हैं कि इतना सब कुछ जानने, पढ़ने और सोचने के बाद भी इंसान आखिर में वहीं खड़ा होता है जहां से उसने शुरू किया था। कहाँ? उन्हीं बुनियादी सवालों और अनिश्चितताओं के साथ। जैसे हम सब एक कभी ना खत्म होने वाला रहस्यमयी खेल, एक इमॉर्टल गेम खेल रहे हों। इमॉर्टल गेम। हाँ, जिसके नियम हमें पूरी तरह कभी समझ नहीं आते। तो कुल मिलाकर बोर्गेस वो जादूगर थे जो छोटी, पढ़ने में मजेदार कहानियों में पहचान, समय, ज्ञान और जिंदगी के मतलब जैसे बड़े-बड़े आइडियाज पैक कर देते थे। बिल्कुल। उनकी दुनिया में घूमना एक ऐसे रोलो कोस्टर राइड जैसा है जिसमें हैरानी भी है, थोड़ी उलझन भी। हाँ, पर उतरने का मन नहीं करता। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं बोर्गेस। क्या? शायद जीवन के सारे जवाब ढूंढने की जो हमारी कोशिश है वो खुद ही हमें बार बार शुरुआत में ले आती है। अच्छा। हम एक ऐसे खेल में उलझे हैं जिसके नियम शायद पूरी तरह बने ही नहीं है। क्या हो अगर जिंदगी सच में एक ऐसा ही खेल हो, हाँ, जिसके रहस्य हम अभी तक सुलझा ही रहे हैं? जरा सोचिएगा इस पर। Chapter 1 क्लोन, उकबार और बिस्टर्शिस। कल्पना और वास्तविकता की धुंधली सीमाओं की रहस्यमयी कहानी। कभी सोचा है अगर किसी पुरानी सी एनसाइक्लोपीडिया में अचानक किसी ऐसी अनजान जगह का जिक्र मिले जो दुनिया की किसी मैप पर है ही नहीं, और फिर धीरे धीरे पता चले कि ये तो बस एक छोटी सी झलक है एक पूरी की पूरी काल्पनिक दुनिया की, जो शायद हकीकत को ही निगलने आ रही हो। आज हम हॉगे लुइस बोर्गेस की एक मशहूर कहानी है क्लोन, उकबार और बीस तिरियटियस, उससे निकले कुछ चौंकाने वाले आइडियाज पर बात करेंगे। ये कहानी एक ऐसी गढ़ी हुई दुनिया के बारे में है जो इतनी ज्यादा कन्विंसिंग है, इतनी असली लगती है कि वो धीरे धीरे हमारी असली दुनिया पर हावी होने लगती है। तो चलिए इस अजीबोगरीब सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक एनसाइक्लोपीडिया में एक बहुत ही अजीब एंट्री से, उकबार। अजीब इसलिए क्योंकि ये एंट्री एनसाइक्लोपीडिया के एक वर्जन में तो है पर दूसरे में गायब। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी ने मजाक में डाल दिया हो और फिर हटा दिया हो। सही बात है। कोई मैप नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, बस कुछ पन्नों का जिक्र। आखिर ये उकबार है क्या भला, कहाँ से आया? और यही तो दिलचस्प पॉइंट है ना, कैसे एक छोटी सी गड़बड़ी, मतलब एक मिसिंग एंट्री, एक पूरे रहस्य का दरवाजा खोल देती है। ये दिखाता है कि हम इंफॉर्मेशन पर कितना टिके रहते हैं। जैसे ही कोई चीज जानी पहचानी नहीं लगती, हम बेचैन हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अनिश्चितता, ये मिस्ट्री हमें खींचती है। और फिर ये रहस्य और भी गहरा होता जाता है। अचानक कहीं से हाथ लगती है एक पूरी किताब, अ फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्लोन का 11वां वॉल्यूम 11। ये उकबार से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। एक पूरा काल्पनिक ग्रह क्लोन, और इस अकेले वॉल्यूम में उस अनजान दुनिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भाषाएं, सोच, सब कुछ है एकदम डिटेल में। हाँ, सोचिए जैसे किसी दूसरी रियलिटी की पूरी रूल बुक हाथ लग गई हो। और क्लोन की दुनिया वो हमारी दुनिया से एकदम अलग है, बिल्कुल उल्टी समझ लीजिए। वहां के लोग मानते हैं कि चीजें, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, असल में है ही नहीं, सब कुछ मेंटल है, दिमागी उपज है। अच्छा, सब कुछ मेंटल मतलब? हाँ, जैसे उनकी भाषा में चांद जैसा नाउन, मतलब नाम वाला शब्द होता ही नहीं। तो फिर वो कहते हैं चांदना, एक वर्ब, एक एक्शन, एक प्रोसेस, टू मून। अरे वाह। उनके लिए स्पेस यानी जगह उतनी असली नहीं है जितना टाइम यानी समय। ओह। और उनकी दुनिया में असली साइंस अगर कुछ है तो वो है साइकोलॉजी, मन का विज्ञान। साइकोलॉजी ही असली साइंस, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है ना? कल्पना कीजिए एक ऐसी रियलिटी जहां आपकी सोच ही सब कुछ तय करती है। पत्थर भी तभी पत्थर है जब कोई उसे सोच रहा हो। बाप रे। और फिर पता चलता है कि ये किसी अकेले जीनियस का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑर्बिस टेरिटियस नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का सदियों पुराना प्रोजेक्ट है। हाँ, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, फिलोसोफर्स, मतलब हर फील्ड के लोग, सबने मिलकर इस पूरी दुनिया को रचा है, हर छोटी डिटेल के साथ। कमाल की बात है ना ये, कि इंसानों का एक समूह मिलकर सिर्फ विचारों के दम पर एक पूरी कायनात बना सकता है। इतनी लॉजिकल, इतनी सिस्टमैटिक कि हमारी असली दुनिया की जो उलझने हैं, जो मेसीनेस है, उसके सामने वो ज्यादा सही लगने लगे। हाँ,
उनका मकसद था एक ऐसी दुनिया बनाना जो पूरी तरह इंसानी समझ में आ सके, एकदम प्रिडिक्टेबल, एकदम परफेक्ट, भले ही वो फेक हो। जैसे जैसे आजकल लोग ऑनलाइन अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, असली वाली मेसी लाइफ के मुकाबले। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर ये पूरे प्लैनेट के स्केल पर। अच्छा, यहाँ तक तो ये एक फैसिनेटिंग इंटेलेक्चुअल पजल जैसा लगता है, दिमागी कसरत। पर हाँ, पर अब आता है कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग मोड। धीरे धीरे टुलोन की चीजें वो हमारी असली दुनिया में मटीरियलाइज होने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं। एक अजीब सा कंपस मिलता है जिस पर टुलोन के सिंबल्स बने हैं। वो हमारी दुनिया की दिशाएं नहीं दिखाता। ओह। फिर एक छोटा सा भारी मेटल कोन मिलता है, इतना भारी कि उठाना नामुमकिन सा लगे, और वो हमारी दुनिया के किसी मेटल का बना ही नहीं है। और यहीं पर विचारों का असली पावर सामने आता है। बोर्जेस यही दिखा रहे हैं कि जब कोई आइडिया, कोई सिस्टम, चाहे वो कितना भी काल्पनिक क्यों ना हो, जब वो लोगों को लुभाने लगता है, आकर्षित करने लगता है, तो वो हकीकत को वॉर्प करना शुरू कर देता है, उसे मोड़ना शुरू कर देता है। लोग टुलोन के उस साफ सुथरे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें हमारी अपनी ये कॉम्प्लिकेटेड मेसी दुनिया बेकार लगने लगती है। मतलब वो उस काल्पनिक क्लैरिटी को प्रेफर करने लगते हैं। बिल्कुल, उन्हें वो आसान लगता है, ज्यादा सच्चा लगता है। और कहानी बताती है कि कैसे ये इन्वेजन सिर्फ चीजों का नहीं है, बल्कि सोच का भी है, विचारों का है। हाँ। धीरे धीरे स्कूल क्लोन की भाषा पढ़ाने लगते हैं, उसका इतिहास हमारे इतिहास की जगह लेने लगता है। बाप रे। एक पूरी तरह से बनाया गया अतीत असली अतीत को मिटाने लगता है। लोग उस काल्पनिक दुनिया में ज्यादा मीनिंग ढूंढने लगते हैं। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, बहुत बड़ा सवाल, कि क्या सिर्फ इंसानों के दिमाग की उपज एक कहानी, एक सिस्टम ऑफ थॉट, क्या वो इतना पावरफुल हो सकता है कि वो हमारी टैंजिबल रियलिटी को, इस ठोस दुनिया को ही बदल कर रख दे? क्या हमारी दुनिया भी धीरे धीरे विचारों के प्रभाव में आकर एक दिन थलौन बन सकती है, जहां जो ज्यादा आकर्षक है, जो ज्यादा वेल ऑर्डर्ड है, वही सच मान लिया जाए? ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी दुनिया की नींव वो कितनी मजबूत है असल में। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। Chapter 2 The Approach to Al-Mutasim, अल-मुतासिम की ओर यात्रा, एक आध्यात्मिक खोज और ज्ञान की प्रतीकात्मक कथा। नमस्कार। आज हम बॉम्बे के एक वकील मीर बहादुर अली की लिखे एक बहुत अलग से उपन्यास पर बात करेंगे। नाम है द अप्रोच टू अल-मुतासिम। हाँ, और ये कोई आम कहानी नहीं है। जरा सोचिए, एक डिटेक्टिव कहानी, लेकिन उसमें मिस्टिसिज्म का मतलब रहस्यवाद का गहरा पुट हो। बिल्कुल। 1932 में बॉम्बे में छपी थी और कहते हैं कि बॉम्बे के किसी लोकल लेखक का ये पहला जासूसी उपन्यास था। काफी फेमस भी हुई थी उस टाइम। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि इसके 2 वर्जन्स आए। पहला 1932 में, वो थोड़ा सादा था। फिर 1934 में एक बेहतर, ज्यादा गहरा एडिशन आया। अच्छा, उसका नाम अलग था? हाँ, उसका टाइटल था द कॉन्वर्सेशन विद द मैन कॉल्ड अल-मुतासिम, और सब टाइटल था अ गेम विथ शिफ्टिंग मिरर्स। हम आज इसी दूसरे वर्जन पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। शुरू कहाँ से होती है कहानी? कहानी का हीरो है बॉम्बे का एक लॉ स्टूडेंट। उसका नाम हमें कभी पता नहीं चलता, और वो मतलब अपने पुरखों के धर्म इस्लाम में कुछ खास यकीन नहीं रखता। ओके। और माहौल है मुहर्रम की 10वीं रात का। शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते हैं। आप सोचिए, चारों तरफ ढोल, नारे, हिंसा, बड़ा तनाव भरा माहौल। ओह, तो वो स्टूडेंट भी इसमें फंस जाता है? हाँ, बिल्कुल। घबराहट में, डर के मारे वो लड़ाई में कूद पड़ता है, और उसे लगता है, उसे शक होता है कि शायद उसने एक हिंदू को मार दिया है। अरे बाप रे। फिर क्या? पुलिस के घोड़ों से बचते बचाते वो शहर के बाहरी इलाके की तरफ भागता है। भागते भागते एक दीवार फांदकर एक सुनसान बाग में पहुंचता है। सुनसान बाग में? हाँ, और वहां एक गोल टावर है। कुत्तों का झुंड पीछे पड़ जाता है, तो उनसे बचने के लिए वो टावर पे चढ़ जाता है। टावर पे? रात के अंधेरे में? हाँ। छत पे पहुंचता है तो चांदनी रात में उसे एक बड़ा ही घिनौना सा आदमी मिलता है। घिनौना? कैसा आदमी? वो आदमी पारसियों की छोड़ी हुई लाशों से सोने के दांत चुराने का काम करता है। वो स्टूडेंट को बताता है कि उसे गुजरात की कुछ घोड़ा चोरों और पालनपुर की एक मलका सांसी, जो एक चोर जाति की महिला होती है, उनसे सख्त नफरत है। अजीब बात है, मतलब एक चोर दूसरे चोरों से नफरत कर रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है।
स्टूडेंट के दिमाग में ये बात अटक जाती है कि भाई जिस औरत से इतना गिरा हुआ आदमी भी नफरत करे उसमें जरूर कोई खास बात होगी। अच्छा, मतलब उस नेगेटिविटी में उसे कुछ पॉजिटिव दिखा। हाँ, एक तरह से एक जिज्ञासा जगती है। वो उस औरत को खोजने का फैसला करता है, लेकिन ये खोज धीरे धीरे उस औरत की नहीं रहती। तो फिर किसकी खोज बन जाती है? ये खोज बदल जाती है अल-मुतस्सिम नाम के एक रहस्यमयी इंसान की तलाश में। स्टूडेंट बुरे से बुरे लोगों से मिलता है अपने सफर में। अच्छा, मगर उनमें कभी कभी बिल्कुल हल्की सी उसे अच्छाई की या नरमी की या शांति की एक झलक दिखती है, एक रिफ्लेक्शन, परछाई। हाँ, और उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि ये जो अच्छाई की झलक है ये उन लोगों की अपनी नहीं है, ये किसी और की परछाई है, अल-मुत्तसिम की। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प मोड़ है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है ये परछाई और साफ होती जाती है। बिल्कुल, ये सफर एक असेंडिंग प्रोग्रेशन जैसा है, जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा हो। हर अगला इंसान पिछले वाले से अल-मुत्तसिम के थोड़ा और करीब होता है और उसमें वो अच्छाई की झलक ज्यादा साफ दिखती है। जैसे वो सब अल-मुत्तसिम के आईने हों। सही पकड़ा, जैसे वो सब मिरर्स हो अल-मुत्तसिम के। आखिर में वो एक फारसी किताबें बेचने वाले और फिर एक संत तक पहुंचता है जिनमें ये रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा साफ है। और फिर क्या वो अल-मुत्तसिम से मिल पाता है? सालों की तलाश के बाद वो स्टूडेंट एक गैलरी जैसी जगह पहुंचता है। पीछे एक दरवाजा है जिस पर मोतियों का पर्दा टंगा है और उस पर्दे के पीछे से तेज रोशनी आ रही है। रोशनी? हाँ, वो हिम्मत करके पुकारता है, अल-मुत्तसिम। अंदर से एक बड़ी हैरतअंगेज अविश्वसनीय सी आवाज उसे अंदर आने को कहती है। और वो अंदर जाता है। वो पर्दा हटाता है, अंदर कदम रखता है और उपन्यास खत्म हो जाता है। क्या मतलब एकदम पीक सस्पेंस पर खत्म? वाह। लेकिन आपने शुरू में 2 वर्जन्स का जिक्र किया था, उनमें क्या फर्क था जिससे कहानी इतनी बदल गई? हाँ, ये जानना जरूरी है। 1932 वाले वर्जन में अल-मुत्तसिम एक सिंबल तो है, लेकिन उसमें कुछ इंसानी गुण भी लगते हैं। पर 1934 के वर्जन में कहानी पूरी तरह एक एलिगरी, एक रूपक बन जाती है। रूपक मतलब अल-मुत्तसिम अब सीधे सीधे ईश्वर या परम सत्य का प्रतीक बन जाता है। जैसे अलग अलग लोग उसे अपने धर्म या नजरिए से देखते हैं। कोई कहता है वो काली चमड़ी वाला है, कोई कहता है वो बाहें फैलाए टावर पर खड़ा है, कोई उसे मूर्ति जैसा बताता है। एक ही सच्चाई, अलग अलग रिफ्लेक्शन। समझ गया। और 1934 वाले वर्जन में एक और गहरा विचार है ना? हाँ, वो ये कि शायद अल-मुत्तसिम, जिसका मतलब ही है शरण खोजने वाला, शायद वो खुद भी किसी ऊंची हस्ती को खोज रहा है और वो हस्ती किसी और को। मतलब ये एक अंतहीन सिलसिला है। ओह, ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। इसकी तुलना किसी और कहानी से भी की है क्या क्रिटिक्स ने? हाँ, कई किताबों से की है। विल्की कॉलिंस की जासूसी कहानियों से लेकर किपलिंग, स्पेंसर, यहाँ तक के जेम्स जोरिस के यूलिसिस से भी। लेकिन सबसे दिलचस्प तुलना है फारिदुद्दीन अत्तार की 12वीं सदी की पारसी कविता कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स से। कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स? उसमें क्या कनेक्शन है? उसमें दुनिया भर के पंछी अपने राजा सिमुर्ग को खोजने निकलते हैं। सिमुर्ग का मतलब होता है 30 पंछी। बहुत मुश्किल सफर के बाद जब आखिर में सिर्फ 30 पंछी बचते हैं और मंजिल पर पहुंचते हैं, हाँ, तो उन्हें पता चलता है कि वो 30 पंछी खुद ही मिलकर सिमुर्ग हैं। अरे वाह, मतलब खोजने वाला ही वो बन गया जिसे वो खोज रहा था। तो क्या बहादुर अली के उपन्यास का स्टूडेंट भी अंत में अल-मुत्तसिम बन गया? कौन जाने, शायद यही इशारा है। शायद अल-मुत्तसिम कोई बाहरी इंसान था ही नहीं। ये पूरी तलाश, ये दूसरों में अच्छाई की झलक देखना, शायद ये खुद अपने अंदर के सच को, अपनी रूह को खोजने का सफर था। तो इस कहानी से हमारे सुनने वाले क्या सोच सकते हैं? क्या टेक अवे है? शायद यही कि सच्चाई या अच्छाई या ईश्वर वो हमें सीधे सीधे नहीं मिलता। हाँ, शायद उसे खोजने के लिए हमें भटकना पड़ता है। उसे टूटे फूटे आईनों में, यानी दूसरे इंसानों में, उनकी अच्छाइयों में खोजना पड़ता है। शायद मंजिल से ज्यादा वो सफर ही अहम है। और एक सवाल जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जब वो स्टूडेंट ने आखिर में पर्दा हटाया तो क्या हुआ होगा? हाँ, ये सवाल तो रह ही जाता है। क्या उसे वाकई अल-मुत्तसिम मिला, या इतने साल दूसरों में उसकी परछाई देखते देखते वो खुद उसकी एक परछाई, उसका एक आईना बन गया था? और वो जो अविश्वसनीय आवाज आई थी पर्दे के पीछे से,
कहीं वो उसी के अंदर की आवाज तो नहीं थी? बिल्कुल, ये सब सोचने के लिए खुला छोड़ दिया गया है, एक पहेली की तरह। सोचने वाली बात है ना? Now chapter 3. पियर मेनार्ड, डॉन क्विक्सोट का लेखक। पियर मेनार्ड, author of Don Quixote. One word, different meanings. सोचिए अगर कोई आज 2025 में शेक्सपियर का कोई नाटक, मान लीजिए हैमलेट, दोबारा लिखने बैठे। कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि शब्द ब शब्द वही कहानी, वही डायलॉग्स, लेकिन अपने आज के दिमाग से, अपनी आज की सोच से। सुनने में ही कितना अजीब और मुश्किल लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही, क्या कहें, कमाल के या शायद थोड़े जिद्दी लेखक पियरे मेनार्ड और उनके इसी तरह के एक हैरत अंगेज काम पर बात कर रहे हैं। हमें कुछ सोर्सेज मिले हैं जो इनकी कहानी बताते हैं, और हमारा मिशन क्या है, ये समझना कि कोई भला ऐसा करेगा क्यों, और इसका आखिर मतलब क्या है भाई। हाँ, और बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब पता चलता है कि मेनार्ड ने किस किताब को चुना। उन्होंने दुनिया की मशहूर किताब डॉन क्विक्सोट को फिर से लिखने की ठानी थी। डॉन क्विक्सोट, अरे वाह। हाँ, और वो भी शब्दशः, लाइन बाय लाइन, बिल्कुल वही जो सदियों पहले मिगेल दे सर्वांतिस ने लिखी थी। अरे पर क्यों? मेरा मतलब है किताब तो पहले से है, इतनी फेमस है, लाखों लोगों ने पढ़ी है। बिल्कुल। यहीं पर कहानी शायद एक मजेदार मोड़ लेती है। अच्छा, पहले ये समझ लें कि मेनार्ड सिर्फ यही नहीं कर रहे थे, मतलब वो और भी काफी कुछ लिख चुके थे ना? हाँ, बिल्कुल। उनके नाम कई और काम भी है, जैसे एक प्रतीकों से भरी छोटी कविता, एक मोनोग्राफ था उनका भाषा और लॉजिक पर। अच्छा। यहाँ तक कि शतरंज के खेल को बेहतर कैसे खेला जाए, उस पर भी उन्होंने कुछ लिखा था। ओहो, मतलब वो एक जाने माने लेखक थे। हाँ बिल्कुल, कोई नौसिखिया नहीं थे, लेकिन जिस काम ने सबको चौंका दिया वो था उनका ये डॉन क्विक्सोट लिखने का इरादा। और मजे की बात यह है, वो 17वीं सदी के सर्वांटेस बनकर नहीं लिखना चाहते थे। वो क्यों नहीं? वो उन्हें बहुत आसान लगा। आसान? 300 साल पुरानी सोच अपनाना, उस जमाने का इंसान बन जाना, ये आसान कैसे हो सकता है? ये तो लगभग इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, उनके लिए आसान इसलिए था क्योंकि वो मानते थे कि ये ट्रूली इम्पॉसिबल है, और इसलिए कम चैलेंजिंग। असली चुनौती, असली मजा तो इसमें था। पियरे मेनार्ड रहते हुए, मतलब 20वीं सदी के अपने तजुर्बों, अपनी सोच, अपनी सारी नॉलेज के साथ वही शब्द लिखना जो सर्वांटे ने सदियों पहले लिखे थे। सोचिए जरा, 300 साल का फासला, दुनिया पूरी बदल गई, और आप वही कहानी गढ़ रहे हैं। ये एक तरह का दिमागी खेल था उनके लिए। ये बात तो है, लेकिन फिर मतलब क्या निकला इसका? अगर शब्द, लाइनें, सब कुछ बिल्कुल सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है कि उसे सर्वांटे ने लिखा या मेनार्ड ने? ये बात थोड़ी उलझा रही है मुझे। देखिए, यहीं पर सबसे गहरी, सबसे सोचने वाली बात आती है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस माहौल में? हाँ, किस समय, किस माहौल में और किस इरादे से कोई बात कही या लिखी जा रही है, इससे शब्दों का मतलब पूरी तरह बदल सकता है। जैसे सर्वांटे ने डॉन क्विक्सोट में लिखा था, ला वेरदाद कुया माद्रे द हिस्टोरिया, जिसका मतलब है सच्चाई जिसकी माँ इतिहास है। बिल्कुल। अब 17वीं सदी में जब सर्वांटेस ने ये लिखा, तो इसका सीधा मतलब था कि भाई इतिहास हमें सच बताता है, जो हुआ वो रिकॉर्ड करता है, सिंपल। लेकिन अब सोचिए, जब मेनार्ड 20वीं सदी में वही लाइन लिखते हैं, तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। उनके समय में विलियम जेम्स जैसे विचारक आ चुके थे जो मानते थे कि सच्चाई कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो हमारे अनुभव और विश्वास से बनती है। अच्छा, हाँ, ये तो अलग सोच है। तो जब मेनार्ड ये लिखते हैं, सच्चाई जिसकी माँ इतिहास है, तो इसका मतलब बदल जाता है। अब इसका मतलब हो सकता है कि इतिहास सच्चाई को बनाता है। ओहो, बनाता है? हाँ, कि इतिहास सिर्फ बीती घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि हमारी सोच का, हमारी इंटरप्रिटेशन का नतीजा है। शब्द वही, पर मतलब कितना अलग, कितना गहरा। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई पुराना गाना, मान लीजिए कोई दर्द भरा गाना, हम आज सुने। हाँ, तो शायद हमें उसमें अपने आज के किसी दुख का अक्स दिखे, कोई ऐसी फीलिंग आए जो शायद गायक ने उस वक्त सोची भी ना हो। गाने के बोल तो वही हैं, पर हमारी फीलिंग, हमारा एक्सपीरियंस उसे एकदम नया मतलब दे देता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। मेनार्ड का डॉन क्विक्सोट भले ही कागज पर सर्वांटेस जैसा ही दिखे, पढ़ने वाले के लिए कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स, हाँ। कहीं ज्यादा सोचने पे मजबूर करने वाला बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरे इसे लिखने वाला 300 साल बाद का इंसान है, जिसने वो दुनिया देखी है जो सर्वांटेस ने नहीं देखी थी। पर मेरा सवाल अब भी वही है
कि इतना मुश्किल, इतना टेढ़ा रास्ता उन्होंने चुना क्यों? ऐसा काम जिसमें सफलता का मतलब था हूबहू नकल करना। कुछ लोग तो इसे समय की बर्बादी भी कह सकते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन शायद मेनार्ड ये दिखाना चाहते थे कि वक्त के साथ बड़ी बड़ी किताबों, महान रचनाओं का असली मतलब कैसे खो जाता है या बदल जाता है। डॉन क्विक्सोट, जो कभी एक मजेदार रोमांचक कहानी मानी जाती थी, उनके समय तक आते आते लोग उसे सिर्फ देशभक्ति दिखाने या ग्रामर की गलतियां निकालने के लिए पढ़ रहे थे। एक तरह से फॉर्मेलिटी बन गई थी। अच्छा, मतलब उसका जो असल मजा था वो कहीं खो गया था। शायद मेनार्ड इस झूठी शोहरत, इस फेम के खोखलेपन पर चोट करना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा काम चुना जो लगभग नामुमकिन था और जिसका एंड रिजल्ट पहले से सबके पास था। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था। किस बारे में स्टेटमेंट? लिखने की प्रोसेस पर, रचने की कोशिश पर और इस बात पर कि कैसे समय और पढ़ने वाला मिलकर शब्दों को नया जीवन देते हैं, नया मतलब देते हैं। यह मेहनत की बर्बादी नहीं थी, बल्कि सोच की एक नई उड़ान थी, एक एक्सपेरिमेंट था। तो मतलब कहानी का असली जादू सिर्फ लिखने वाले के हाथ में नहीं होता, क्या पढ़ने वाला और उसका वक्त भी कहानी में अपनी जान फूंक देता है? मेनार्ड का ये अनोखा काम हम यही सोचने पर तो मजबूर करता है, क्या हम पुरानी कहानियों को, पुरानी कविताओं को आज के नजरिए से पढ़कर उनमें बिल्कुल नए मतलब, नए एडवेंचर्स खोज सकते हैं? कभी कोशिश कीजिएगा, किसी पुरानी कहानी को ये सोचकर पढ़िए कि वो आज अभी लिखी गई है। देखिए कैसा लगता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे वही पुराने शब्द बिल्कुल अलग कहानी कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कौन, कब और क्यों कह रहा है या पढ़ रहा है। कमाल है। Now chapter 4. चक्रवृत्त खंडहर, The Circular Ruins. जब स्वप्न देखने वाला खुद एक स्वप्न हो। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की, दिमाग को शायद हिला देने वाली कहानी पर बात करेंगे। सोचिए, कोई इंसान एक वीरान जले हुए मंदिर के खंडहर में जाए और उसका मिशन क्या? एक दूसरे इंसान को सिर्फ सपनों में गढ़ना, बनाना और फिर उसे रियल वर्ल्ड में ले आना। बाप रे। ये कहानी है जॉर्ज लुइस बोहेज की वृत्ताकार खंडहर से। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी सपनों, रियलिटी और क्रिएशन, मतलब कुछ बनाने की जो इंसानी जिद है ना, उस पर गहरे सवाल उठाती है। इसकी शुरुआत होती है एक अजनबी आदमी से। नदी किनारे आता है, बुरी तरह घायल है वो, पर उसका इरादा एकदम फौलादी। वो एक पुराने गोल खंडहर में पनाह लेता है। वो जगह कभी आग के देवता का मंदिर था। और उसका ये कह सकते हैं पागलपन भरा मकसद, एक इंसान का सपना देखना। हाँ, पूरी डिटेल के साथ, हाँ। जैसे कोई पता नहीं 3D मॉडल बना रहा हो और फिर उसे सचमुच जिंदा कर देना। एग्जैक्टली। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट मैजिकल प्रोजेक्ट था। क्या ऐसा हो भी सकता है? ये सवाल आता है दिमाग में। बिल्कुल, और इसी सवाल से वो शुरुआत करता है। उसने सपना देखना शुरू किया। अच्छा, पहले तो सपने बड़े अजीब थे, बिखरे हुए, जैसे टीवी पर खराब सिग्नल नहीं आता वैसे। हाँ, समझ गई। फिर उसने एक प्लान बनाया। हाँ। सपने में उसने खुद को एक टीचर की तरह देखा। सपने में टीचर? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनाटमी, मतलब शरीर विज्ञान, हाँ, कॉस्मोग्राफी, ब्रह्मांड का नक्शा बनाना, हाँ। और मैजिक सिखाते हुए। मैजिक भी? वाव। हाँ। उसका मकसद था इनमें से एक ऐसी सोल, एक ऐसी आत्मा चुनना जो असली दुनिया में जन्म लेने लायक हो। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, उसे वो स्टूडेंट्स पसंद नहीं आए जो बस जी सर करते थे। अच्छा। हाँ, उसे वो अच्छे लगे जो सवाल पूछते थे, जो कभी कभी डिसएग्री करते थे। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शायद ये दिखाता है कि सच्ची क्रिएशन, या शायद कॉन्शियसनेस भी, चेतना, वो सिर्फ नकल करने से नहीं आती, उसमें अपना एक स्पार्क होना जरूरी है ना? सही कहा। आखिर में उसने सिर्फ एक स्टूडेंट को चुना। वो थोड़ा थोड़ा उसी की तरह दिखता भी था। लेकिन फिर एक मुश्किल आ गई। क्या हुआ? उसे नींद ही नहीं आ रही थी। भयानक इंसोम्निया हो गया। ओह। उसे एहसास हुआ कि सपनों जैसी नाजुक, बिखरी हुई चीज से कुछ ठोस बनाना कितना मुश्किल है। हाँ, ये तो जैसे हवा से महल बनाना। बिल्कुल, या रेत से रस्सी बुनना। तो उसने अपना तरीका बदला। कैसे? अब वो एक एक बॉडी पार्ट को बहुत फोकस के साथ सपने में देखने लगा। एक एक अंग? हाँ, पहले दिल। 14 रातें लगी, बड़े ध्यान से। 14 रातें सिर्फ दिल के लिए? हाँ, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर, हड्डियां, पलकें, बाल। 1 साल से ज्यादा लग गया। ओह माय गॉड। उसने एक पूरा इंसान बना लिया, पर वो हिलता डुलता नहीं था, जैसे कोई खूबसूरत स्टैचू हो, आंखें बंद। बेजान। बिल्कुल,
इस पॉइंट पर आकर उसने खंडहर में रखी पत्थर की मूर्ति से मदद मांगी। वो शायद बाघ या घोड़े जैसी थी। सपने में वो मूर्ति, जो असल में आग का देवता था, जिंदा हो गई। सच में? हाँ, सपने में। और देवता ने वादा किया कि वो इस सपने से बने इंसान में जान डाल देगा। वाओ! ऐसा जादू करेगा कि सिर्फ आग और सपने देखने वाले को छोड़कर दुनिया में हर किसी को वो असली इंसान ही लगेगा। लेकिन कोई शर्त तो होगी, देवता ऐसे ही मदद नहीं करते कहानियों में। बिल्कुल, एक शर्त थी। देवता ने कहा कि इस लड़के को सारे रस्म रिवाज सिखाकर पास के दूसरे खंडहर वाले मंदिर में भेजना होगा। अच्छा, ताकि वहां देवता की पूजा हो। एग्जैक्टली। सपना देखने वाले ने मान लिया। 2 साल तक उसने अपने बेटे को सब कुछ सिखाया। उसे उससे एक गहरा अटैचमेंट हो गया था, लगाव। हाँ, स्वाभाविक है, जैसे माँ बाप को होता है। बिल्कुल। पर भेजने से ठीक पहले उसने एक बहुत अजीब काम किया। क्या किया? उसने बेटे की मेमोरी से वो सारे साल मिटा दिए जो उसने सीखते हुए बिताए थे। क्या? क्यों? ताकि उसे कभी ये शक ना हो, कभी ये भयानक ख्याल ना आए कि वो असली नहीं है, बल्कि किसी और का बनाया हुआ एक सपना है, एक इल्यूजन। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। अपने ही बनाए हुए से सच छुपाना। हाँ, सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, राइट? बल्कि अब और तेज होती है। हाँ, सालों बाद जादूगर को खबर मिलती है, दूर किसी मंदिर में एक चमत्कारी आदमी है। क्या करता है वो? जो आग पर चल सकता है और जलता नहीं। अरे! उससे फौरन देवता की बात याद आती है कि सिर्फ आग ही जानती है कि उसका बेटा असली नहीं है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसके बेटे को सच्चाई पता ना चल जाए। हाँ, ये डर कि क्या होगा अगर उसे पता चल गया। ये जानना कि आपका पूरा वजूद ही झूठा है, कैसा महसूस होगा, सोचकर ही डर लगता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक फाइनल ब्लो। क्या? जिस मंदिर में जादूगर रहता था, उसमें भयानक आग लग जाती है। उसी मंदिर में? हाँ, मौत को सामने देखकर वो हार मानकर आग की लपटों की तरफ बढ़ता है। ओह नो! लेकिन आग उसे जलाती नहीं। क्या मतलब? वो बस उसे सहलाती है, जैसे प्यार से छू रही हो। और उसी पल बिजली के झटके जैसा एहसास होता है उससे। क्या? उसे समझ आता है कि हाँ? वो खुद भी असली नहीं है। क्या? वो भी किसी और के सपने का हिस्सा है। क्या? उसकी पूरी जिंदगी, उसका मिशन, उसका बेटा, सब कुछ किसी और की कल्पना थी। ओह माय गॉड, ये तो दिमाग घुमा देने वाला अंत है ना? तो ये कहानी हमें छोड़ जाती है इस गहरे सवाल के साथ कि भाई हमारी रियलिटी आखिर है क्या? क्या ये दुनिया, ये जिंदगी सच है, या हम सब भी किसी अनजान सपने देखने वाले के ख्वाब का हिस्सा है? और जो हम बनाते हैं, हमारे आइडियाज, हमारी कला, क्या वो हमसे ज्यादा असली हो सकते हैं? क्या बनाने वाला हमेशा अपनी बनाई हुई चीज से ज्यादा रियल होता है? सच में ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर सोचते हुए आज की ये चर्चा यही रोकते हैं। Now, Chapter 5 बाबिलोन की लॉटरी, भाग्य, शासन और मनुष्य की स्वतंत्रता का भ्रम। आज हम एक बहुत ही अजीब दुनिया की बात कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप कब राजा बन जाएं, कब गुलाम, कुछ पता नहीं। जहां आपकी पहचान शायद आपकी कटी हुई उंगली हो या पेट पर कोई खास निशान। ये कहानी है बेबीलोन की और वहां के एक बड़े ही अनोखे सिस्टम की, लॉटरी। लेकिन रखिए, ये वो वाली लॉटरी नहीं जहां बस पैसे या इनाम मिलते हैं। नहीं, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने धीरे धीरे लोगों की पूरी जिंदगी, उनकी किस्मत, उनके हर पल को अपने काबू में कर लिया। हमारे पास जो जानकारी है वो इस रहस्यमयी लॉटरी की कहानी बताती है। तो चलिए पता लगाते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा। तो शुरू में ये लॉटरी एकदम बच्चों के खेल जैसी थी। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई नुक्कड़ पर बैठा हो, तांबे के सिक्के ले रहा हो और बदले में कागज या हड्डी के टुकड़े दे रहा हो जिन पर नंबर लिखे हो। अच्छा। फिर दोपहर में ड्रॉ होता और जो जीतता उसे चांदी के सिक्के मिल जाते। बहुत ही सीधा साधा खेल था, बस उम्मीद पर टिका हुआ। पर आपने कहा इसमें लोगों को ज्यादा मजा नहीं आया। नहीं आया, क्योंकि सिर्फ जीत थी, कोई रिस्क नहीं था, तो मजा कैसे आता? हाँ। तो व्यापारियों ने क्या किया, उन्होंने कुछ हारने वाले नंबर भी डाल दिए। मतलब अब आप या तो जीत सकते थे या फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता था। ओह, तो अब थोड़ा रिस्क आ गया। और यहीं से बात एकदम पलट गई। ये छोटा सा रिस्क कि भाई 30 जीतने वाले नंबरों के बीच एक हारने वाला नंबर भी होगा, इसने लोगों में गजब का एक्साइटमेंट भर दिया। अच्छा। हाँ, बेबीलोन के लोग एकदम दीवाने हो गए इस खेल के। आलम यह था कि जो लॉटरी नहीं खेलता था ना, उसे डरपोक समझा जाने लगा। सोचिए, सोशल प्रेशर। कमाल है, मतलब थोड़ा सा खतरा
और खेल पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल। फिर एक और बड़ा चेंज आया। वो क्या था? हारने वालों ने जुर्माना भरने की बजाय जेल जाना चुनना शुरू कर दिया। जेल? जुर्माना क्यों नहीं? शायद जुर्माना देने से ज्यादा आसान लगा होगा, या शायद पता नहीं, पर इससे हुआ ये कि कंपनी, वो रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन जो ये लॉटरी चुलाती थी, वो और ज्यादा ताकतवर हो गई। अच्छा। जल्द ही नतीजों में जुर्माने का जिक्र ही बंद हो गया। बस ये बताया जाता था कि हारने वाले नंबर पर कितने दिन की जेल होगी। और ये पहली बार था जब लॉटरी में पैसों के अलावा कुछ और, मतलब सजा शामिल हुई। तो ये तो सिर्फ किस्मत का खेल नहीं रहा, फिर ये तो लोगों की आजादी पर कंट्रोल करने का तरीका बन गया। हाँ, कुछ हद तक। क्या लोगों ने इस पर सवाल नहीं उठाया? अजीब नहीं लगा उन्हें कि जीत पैसों में और हार जेल के दिनों में? सवाल तो उठे, बिल्कुल उठे। कुछ लोगों ने कहा भी कि भाई असली खुशी पैसे से थोड़ी मिलती है, किस्मत के और भी रूप हो सकते हैं। अमीर लोग जो थे, उनको तो इस खेल के रोमांच और डर में मजा आ रहा था, वो रिस्क ले रहे थे। लेकिन गरीब इससे बाहर थे। उनमें गुस्सा था, जलन थी, वो हिस्सा नहीं ले पा रहे थे शायद। एक कहानी भी सुनी है मैंने, एक गुलाम की जिसने टिकट चुराया था। हाँ, वो कहानी मशहूर है। उस टिकट पर सजा थी कि उसकी जीभ जला दी जाएगी। तो अब बहस छिड़ गई कि उसे चोरी की सजा मिलनी चाहिए या लॉटरी की। बिल्कुल। और इस तरह की झगड़े हुए, खून खराबा भी हुआ। आखिर में लोगों की मर्जी चली और लॉटरी सबके लिए हो गई। सबके लिए? मतलब कंपनी ने एक तरह से पूरी सरकारी ताकत हासिल कर ली। लॉटरी अब सीक्रेट हो गई, फ्री हो गई और सबके लिए जनरल हो गई। कोई टिकट नहीं खरीदना था। मुफ्त? फिर कैसे चलती थी? पता नहीं, शायद यही रहस्य था। हर 70 रातों में देवताओं की पवित्र भूल भुलैया में ड्रॉ होते थे, और वो ड्रॉ अगले ड्रॉ तक हर एक इंसान की किस्मत तय करते थे। हर एक की। सोचकर ही अजीब लग रहा है। पूरी जिंदगी एक ड्रॉ पर टिक गई। नतीजे क्या होते थे इन ड्रॉ के? कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी हो सकता था। हो सकता है आपको कोई बहुत ऊंचा पद मिल जाए, वाह, या फिर आपको किसी दुश्मन के हवाले कर दिया जाए। अरे बाप रे। हो सकता है वो इंसान मिल जाए जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे, या फिर सजा में आपका कोई अंग काट दिया जाए, समाज में बदनामी हो जाए, या मौत भी। हाँ, और सब कुछ एकदम गुप्त रहता था। कंपनी के जो एजेंट थे वो जादू और सजेशन, मतलब साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। जासूस लोगों की उम्मीदों और डरों का पता लगाते रहते थे। ये तो बहुत डरावना है। फिर कहानी में एक और मोड़ आया है ना? किसी ने सोचा कि चांस को सिर्फ ड्रॉ तक क्यों रखें। हाँ, ये एक और खतरनाक विचार था कि अगर लॉटरी दुनिया में केओस और चांस का तड़का है, तो चांस को सिर्फ ड्रॉ के नतीजे तक ही क्यों सीमित रखा जाए? इसे लॉटरी के हर कदम पर क्यों ना शामिल किया जाए? जैसे मान लीजिए मौत का फैसला चांस करे, ठीक है, लेकिन मौत कैसे होगी, चुपचाप या सबके सामने, 1 घंटे में होगी या 100 साल में, ये भी चांस पर क्यों ना छोड़ा जाए? मतलब फैसलों के अंदर फैसले, सब चांस पर? बिल्कुल। और इसके बाद तो लॉटरी के ड्रॉ अनंत हो गए, इन्फिनिट। कोई भी फैसला आखिरी नहीं होता था। हर फैसले से और नए ड्रॉ निकलते थे। ये कैसे? जैसे एक ड्रॉ ने मौत की सजा तय की, अगला ड्रॉ जल्लाद तय करेगा, फिर अगला ड्रॉ तय करेगा कि क्या वो जल्लाद सच में सजा देगा या सजा को बदल देगा या उसे और भयंकर बना देगा। ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये तो पागलपन है। कुछ भी तय नहीं। इसका लोगों पर क्या असर हुआ होगा? दिमाग घूम गया होगा सबका। असर ये हुआ कि चांस बेबीलोन की हर चीज में समा गया, जिंदगी का हिस्सा बन गया। आप बाजार से शराब खरीदने जाएं, हो सकता है सुराही में तावीज मिल जाए या जहरीला सांप। क्या? हाँ, लिखने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे उनमें जानबूझकर गलत जानकारी डाल देते थे। इतिहास लिखने वाले भी चांस को अपने हिसाब से ठीक करने के तरीके निकालते थे, लेकिन वो तरीके भी धोखे से भरे होते थे। और कंपनी, उसका क्या हुआ? कंपनी, वो तो हमेशा की तरह रहस्यमयी बनी रही। उसके एजेंट कौन थे, कहाँ थे, सब गुप्त। ये पता लगाना ही मुश्किल था कि कौन कंपनी का आदेश पूरा कर रहा है और कौन बस यूं ही कुछ कर रहा है। सब कुछ धुंधला हो गया था। तो हमने देखा कि कैसे बेबीलोन में एक सीधा सादा सा खेल, एक लॉटरी, धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बन गई जिसने लोगों की जिंदगी के हर पहलू को चांस यानी संयोग के हवाले कर दिया। उम्मीद से शुरू हुआ था ये सब। हाँ, उम्मीद से शुरू होकर ये डर, रोमांस, फिर बराबरी की एक अजीब सी चाहत और आखिर में पूरी अनिश्चितता, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तक पहुंच गया।
कहानी के अंत में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये कंपनी कभी थी ही नहीं। हाँ, कुछ का ये भी माना है कि शायद पूरा बेबीलोन खुद ही चांस का एक अनंत खेल है, एक ऐसी भूल भुलैया जिसका कोई अंत नहीं, कोई मतलब नहीं, बस संयोग ही संयोग है। ये सोचने वाली बात है ना? क्या हमारी अपनी दुनिया में भी कुछ ऐसे अनदेखे नियम या कोई अदृश्य लॉटरी काम कर रही हैं जो हमारी जिंदगी को चुपचाप प्रभावित करती हैं और जिन्हें हम शायद पहचानते भी नहीं? Now, Chapter 6 Herbert Quinn के कार्य की समीक्षा An examination of the work of Herbert Quinn कल्पना, लेखन की उल्टी दिशा और पाठक की भूमिका पर एक रहस्यमयी टिप्पणी। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं हर्बर्ट क्वेन की। हाल ही में उनका देहांत हुआ और वो कोई मामूली लेखक नहीं थे। नहीं, उनके काम को समझना ऐसा है जैसे कोई दिमागी पहेली सुलझा रहे हों। हर टुकड़ा एक नया चैलेंज। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि क्वेन खुद को कोई बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं मानते थे। नहीं, वो तो खुद को साहित्य के इतिहास का एक एक हिस्सा भर मानते थे। उनका मानना था कि अच्छी कहानियां तो कहीं भी मिल सकती हैं, रोजमर्रा की बातों में, गली नुक्कड़ पर। अच्छा। हाँ, बस उनमें वो एक सरप्राइज फैक्टर होना चाहिए, कुछ ऐसा जो दिमाग को एक झटका दे। तो चलिए इसी झटके की तलाश करते हैं। देखते हैं क्वेन ने अपनी किताबों से कैसे पाठक के दिमाग के साथ खेला। उनकी पहली किताब थी द गॉड ऑफ द लैबिरिंथ्स। एक डिटेक्टिव स्टोरी लगती है शुरू में। हाँ बिल्कुल, एक कत्ल होता है, जासूस आता है तहकीकात करने, सुराग ढूंढता है। हाँ, और आखिर में कातिल का पता भी लगा लेता है। कहानी खत्म। लगता तो यही है, पर नहीं। यही तो क्वेन का कमाल है। कहानी के बिल्कुल आखिर में बस एक लाइन, एक छोटी सी लाइन इशारा करती है कि जासूस गलत था। हाँ, कि उसने जो नतीजा निकाला वो शायद सही नहीं है। अब पाठक की बारी। अरे वाह, मतलब उसे वापस जाना होगा, पन्ने पलटने होंगे। बिल्कुल, सुरागों को फिर से देखना होगा, असली सच खोजना होगा। मतलब पढ़ने वाला जासूस से भी ज्यादा स्मार्ट बन जाता है। गजब, ये तो सीधे सीधे पाठक को चैलेंज है, जैसे किसी एस्केप रूम गेम में फंस गए हों और खुद ही रास्ता निकालना पड़े। एकदम। ये पाठक को पैसिव रीडर नहीं रहने देता, उसे एक्टिव इन्वेस्टिगेटर बना देता है। क्वेन शायद यही दिखाना चाहते थे कि सच वो अक्सर छुपा होता है, आसानी से नहीं मिलता। कमाल है, पर वो यही नहीं रुके होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अगला एक्सपेरिमेंट तो और भी दिलचस्प था। कहानी कहने के तरीके को ही पलट दिया उन्होंने। हाँ, उनकी अगली किताब अप्रैल मार्च। नाम तो सीधा साधा लगता है। नाम सीधा है पर किताब नहीं। ये एक रिग्रेसिव रैमिफाइड नॉवेल है। रिग्रेसिव मतलब पीछे जाने वाली, रैमिफाइड मतलब शाखाओं वाली। बाप रे। हाँ, कहानी आगे नहीं पीछे की तरफ चलती है और उसकी कई ब्रांचेस, कई शाखाएं फूटती हैं। जैसे कोई वीडियो गेम जिसमें आप टाइम में पीछे जाकर कुछ बदल सकते हैं, पर यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी चल रही है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये किताब एक गेम जैसी है जिसके रूल्स बड़े अजीब हैं और स्ट्रक्चर बहुत सिमेट्रिकल है। कुल 13 चैप्टर्स हैं इसमें। 13 चैप्टर्स, ओके। पहला चैप्टर आज का, मतलब प्रेजेंट का एक सीन दिखाता है। फिर अगले 3 चैप्टर ये बताते हैं कि इस सीन से ठीक पहले क्या-क्या हो सकता था। 3 अलग-अलग संभावनाएं। एक ही सीन की 3 अलग पास्ट पॉसिबिलिटीज। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। हर संभावना की अपनी 3 पिछली शामें, तो कुल मिलाकर एक किताब में 9 अलग-अलग नॉवल जैसे बन जाते हैं। एक किताब 9 उपन्यास, ये तो दिमाग घुमा देगा, चक्कर आ जाएगा पढ़ते हुए। और ये 9 कहानियां कैसी हैं? मतलब अलग अलग तरह की, बिल्कुल अलग। हर कहानी का अपना फ्लेवर है। कोई सिंबॉलिक है, इशारों में बात करती है, कोई साइकोलॉजिकल, किरदारों के मन की गहराइयों में उतरती है, कोई कहानी तो कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित लगती है। क्या बात है। पाठक मानो समय में पीछे जा रहा है और हर मोड़ पर एक नया रास्ता, एक नई कहानी। हाँ, शायद क्वेन ये दिखाना चाहते थे कि हमारा आज कितना अनसर्टन है और अतीत की कोई एक सही कहानी होती ही नहीं, कई सच हो सकते हैं। समय को ऐसे तोड़ना मरोड़ना वाकई कमाल है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने नाटक भी लिखा है ना, द सीक्रेट मिरर। इसमें क्या पेंच था? इसमें भी स्ट्रक्चर का खेल था। 2 हिस्सों में है ये नाटक, 2 एक्ट्स। पहला एक्ट तो बड़ा शानदार है। अमीरों की दुनिया, पार्टियां, ग्लैमर, बड़ी बड़ी बातें। अच्छा। एक खूबसूरत हीरोइन है, उसका आशिक एक प्लेराइट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट, जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म का फर्स्ट हाफ होता है ना, वैसा। हाँ, समझ गया। लेकिन
हाँ, मुझे शक है कि सब इतना सीधा नहीं होगा क्वेन के यहाँ। शक बिल्कुल सही है। दूसरे एक्ट में सारा नजारा पलट जाता है, पूरी बाजी पलट जाती है। कैसे, क्या होता है? पता चलता है कि वो पूरा पहला एक्ट वो असल में लिवरपूल के एक मामूली से एजेंट क्विगली नाम के आदमी की कल्पना थी, एक फैंटेसी थी उसकी। क्या मतलब वो सब झूठ था? हाँ, वो उस हीरोइन की तस्वीरों का दीवाना था, पर असल में उसे कभी मिला ही नहीं था। वो शानदार बंगला, वो असल में एक साधारण सा बोर्डिंग हाउस था। दूसरा एक्ट पहले एक्ट की घटनाओं को ही दोहराता है, पर अब सब कुछ भद्दा, अधूरा, बल्कि डरावना सा लगता है। ओह, ये तो ऐसा हुआ जैसे इंस्टाग्राम की चमक दमक वाली फोटो के पीछे की असलियत दिख जाए। बहुत बहुत क्लेवर। हाँ, और विडंबना देखिए, लोगों ने इसे गलती से सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजिकल थियरी से जोड़ दिया और नाटक हो गया हिट हो गया गलत वजह से। क्वीन खुश नहीं हुए होंगे इससे। लगता तो नहीं है। शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में या बदला लेने के लिए उन्होंने अगली किताब लिखी, स्टेटमेंट्स। इसमें क्या था? क्वेन का मानना था कि अब लोग सिर्फ पाठक नहीं रहे, सब लेखक बनना चाहते हैं। आजकल हर कोई अपनी कहानी कहना चाहता है ना। हाँ, ये तो है। सोशल मीडिया पर सब लेखक ही हैं एक तरह से। तो उन्होंने इस किताब में 8 कहानियां दी, जो शुरू तो होती हैं, पर लेखक उन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ देता है। अधूरा? बीच में ही? क्यों भाई? ताकि पढ़ने वाला खुद कहानी पूरी करे। क्वेन चाहते थे कि पाठक को लगे कि कहानी का अगला हिस्सा या उसका अंत, वो आइडिया तो उसी का अपना था। अच्छा, जैसे कोई आपको किस्सा सुनाते सुनाते रुक जाए और आप सोचने लगे कि आगे क्या हुआ होगा। बिल्कुल, ये पाठक को कहानी का को क्रिएटर बना देता है। पर सवाल ये है कि ये मजेदार है या सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग। सोचने वाली बात है। तो ये थे हर्बर्ट क्वीन। हर किताब एक नया एक्सपेरिमेंट, पाठक के दिमाग के लिए एक नई पहेली, एक नई चुनौती। वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, वो कहानी पढ़ने के, समझने के तरीके पर ही सवाल उठा रहे थे। उनका काम हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या साहित्य का मतलब सिर्फ मनोरंजन है, या पाठक को उलझाना, उसे सोचने पर मजबूर करना भी है? क्या पाठक सिर्फ एक दर्शक है, या कहानी का हिस्सा बनने वाला एक पार्टनर? क्वेन ने हमेशा चौंकाने पर जोर दिया, पुरानी लीक से हटकर कुछ नया करने पर। आज के जमाने में जहां हर वेब सीरीज, हर फिल्म में ट्विस्ट पर ट्विस्ट होते हैं, शायद क्वीन का ये अंदाज अब उतना अजीब ना लगे। हाँ, शायद। ये सोचने वाली बात है, कहीं हम सब अनजाने में क्वेन के ही पाठक तो नहीं बन गए हैं, जो हर कहानी में बस एक छिपी पहेली, एक नया ट्विस्ट ढूंढते रहते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। Now, Chapter 7. The Library of Babel. बेबल की लाइब्रेरी, अनंत ज्ञान और मानव अस्तित्व की खोज। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी दुनिया में जा रहे हैं। ये दुनिया जॉर्ज लुइस बोर्हेस की कहानी बेबल की लाइब्रेरी से निकली है। सोचिए, एक पूरा यूनिवर्स जो सिर्फ किताबों से बना है। एक लाइब्रेरी जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, कहानी का आइडिया यही है कि ये यूनिवर्स अनंत हेक्सागोनल कमरे, मतलब 6 कोनों वाले कमरों का एक जाल है। ऊपर नीचे हर तरफ बस कमरे ही कमरे, और हर कमरे में शेल्फ है दीवारों पर, किताबों से भरी हुई। और ये कोई आम किताबें नहीं है। इनमें सिर्फ 25 चिन्ह हैं, कुछ अक्षर, स्पेस, कॉमा, पीरियड, और इन चिन्हों के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वो सब इन किताबों में लिखे हैं। मतलब? हर वो चीज जो लिखी जा सकती है, अच्छी, बुरी, मतलब वाली, बेमतलब। हाँ, बिल्कुल, सब कुछ कहीं ना कहीं वो मौजूद है इस लाइब्रेरी में। तो आज हम इसी, क्या कहते हैं, जबरदस्त आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइब्रेरी आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है, और ये हमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इन्फिनिटी, मतलब अनंतता के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, चलिए देखते हैं इसे। तो ये दिखती कैसी है? आपने बताया हेक्सागोनल कमरे हैं। अनगिनत। हाँ, अनगिनत, एक के ऊपर एक, अगल बगल, हर तरफ। हर कमरे में दीवारों पर 5 शेल्फ हैं, तो कुल 20 शेल्फ हो गए। 20 शेल्फ हर कमरे में, और किताबें? हर शेल्फ पर करीब 32 एक जैसी दिखने वाली किताबें। हर किताब काफी मोटी है, 410 पन्नों की। बाप रे। और कमरे जुड़े कैसे हैं? कमरों के बीच में सीढ़ियां हैं, घुमावदार सीढ़ियां जो ऊपर और नीचे जाती हैं, लगता है जैसे अनंत तक जा रही हों। और शीशे भी हैं। शीशे क्यों? वो अनंत होने का भ्रम, वो एहसास और गहरा करते हैं। अच्छा,
पर सबसे हैरत वाली बात तो वो चिन्हों वाली है। सिर्फ 25 चिन्हों से सब कुछ लिख देना। हाँ, यही तो। सोचिए, भविष्य का पूरा इतिहास, हर इंसान की सच्ची कहानी या झूठी कहानी। हर भाषा में हर किताब का ट्रांसलेशन, सब कुछ। हाँ, शायद आपका, मेरा या किसी का भी फ्यूचर उसमें लिखा हो। सोचिए, जब लोगों को पहली बार ये पता चला होगा, क्या महसूस हुआ होगा? लग गया, हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल का हल बस ढूंढने की देर है। एक जबरदस्त उम्मीद जगी होगी कि शायद इस यूनिवर्स का कोई मतलब है, कोई मकसद है। बिल्कुल, और लोग निकल पड़े, हजारों लोग अपनी विंडिकेशन ढूंढने। विंडिकेशन मतलब वो एक किताब जो उनकी अपनी जिंदगी को सही साबित करती हो, उसे जस्टिफाई करती हो। एक जुनून सा छा गया था। पर ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गुब्बारा बहुत जल्दी फूट गया। लोगों को एहसास हुआ कि अरबों खरबों किताबों में से कोई काम की एक लाइन भी ढूंढना वो लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? क्योंकि ज्यादातर किताबें बस अक्षरों का शोर है, बेमतलब। जैसे कोई किताब हो जिसमें शुरू से आखिर तक बस MCV, MCV, MCV या ख लिखा हो। तो मतलब की चीज मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, कहानी कहती है कि कोई मतलब की लाइन मिलना, जैसे कोट है ओ द टाइम योर पिरामिड्स, वो मिलना एक चमत्कार जैसा है। किसी काम की पूरी किताब मिलना तो लगभग शून्य संभावना है। ओहो, इस एहसास ने तो मतलब तोड़ दिया होगा लोगों को। हाँ, गहरी निराशा। सोचिए, ये जानना कि जवाब मौजूद है पर आप उस तक पहुंच नहीं सकते। ये तो वैसा हुआ जैसे आप रेगिस्तान में प्यासे हो और सामने मीठे पानी का समंदर हो, पर पी नहीं सकते। कितना भयानक एहसास। बिल्कुल। और इस निराशा में कुछ लोग पागल हो गए, कुछ ने आपस में लड़ाइयां शुरू कर दी, और कुछ ने किताबें जलानी शुरू कर दी, वो प्यूरिफायर्स। हाँ, वो प्यूरिफायर्स। उन्हें लगा कि अगर बेकार किताबों को हटा दे तो शायद काम की किताबें मिल जाएं। एक डेस्परेट कोशिश थी। यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी साफ दिखती है ना। हमें मीनिंग और ऑर्डर की कितनी गहरी चाहत होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। और जब वो नहीं मिलता तो हम या तो निराश होते हैं, टूट जाते हैं, या फिर उसे जबरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। कहानी में ये भी है कि कुछ लोग मानने लगे कि एक मैन ऑफ द बुक जरूर होगा। अच्छा, वो कौन? कोई ऐसा इंसान जिसने वो एक खास किताब पढ़ ली है जिसमें लाइब्रेरी का इस पूरे यूनिवर्स का सार छुपा है। जैसे कोई भगवान या मसीहा। तो कहानी का नैरेटर, वो बूढ़ा लाइब्रेरियन, वो क्या सोचता है सबके बारे में? वो कहता है कि ये जानना कि सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है, ये हमें एक तरह से भूत जैसा बना देता है, महत्वहीन। भूत जैसा? हाँ, उसे डर लगता है कि इंसान शायद खत्म हो जाएंगे, पर ये लाइब्रेरी, ये हमेशा रहेगी, अकेली, रोशन, स्थिर और बेकार की कीमती किताबों से भरी हुई। कितना अकेला और डरावना ख्याल है ये। बिल्कुल। तो बैबल की लाइब्रेरी एक बहुत पावरफुल मेटाफर है, अनंत संभावनाओं का भंडार, जिसमें मतलब ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये ज्ञान और सिर्फ जानकारी के ढेर में क्या फर्क है? हाँ। इस पर सोचने को मजबूर करता है, हमारी अपनी समझ की सीमाएं दिखाता है। हाँ, और कहानी का अंत एक दिलचस्प मोड़ लेता है। क्या होता है? वो नरेटर सोचता है कि क्या हो अगर ये लाइब्रेरी अनंत होने के साथ साथ पीरियोडिक भी हो। पीरियोडिक मतलब चीजें खुद को दोहराती हों एक पैटर्न में, चाहे वो पैटर्न कितना भी बड़ा, कितना भी विशाल क्यों ना हो। अच्छा, एक पैटर्न इस केओस में भी। हाँ। और इस विचार में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है कि शायद इस पूरे शोरगुल और केओस में भी कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ ऑर्डर है, एक व्यवस्था है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और ये हमें आज की दुनिया की याद दिलाता है। हाँ? हमारा इंटरनेट, ये डिजिटल वर्ल्ड, ये भी तो इन्फॉर्मेशन का एक अनंत सागर जैसा है। सही कहा। इसमें भी बहुत कुछ बेमतलब लगता है, बहुत शोर है। तो यहाँ से एक सवाल उठता है, क्या हो अगर हमारी अपनी इस डिजिटल लाइब्रेरी में, इस जानकारी के महासागर में, जिसमें इतनी नॉइज, इतनी व्यर्थता दिखती है, उसमें भी कोई ऐसा ही छिपा हुआ पैटर्न या ऑर्डर हो, कोई ऐसी व्यवस्था जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। Now, Chapter 8 The Garden of Forking Paths. कई रास्तों वाला बगीचा। अच्छा, सोचिए एक बार, आप एक जासूस हैं, दुश्मन देश में फंसे हुए, आपके पास एक बहुत जरूरी राज है और एक खतरनाक अफसर आपके पीछे पड़ा है। वक्त तेजी से निकल रहा है, क्या करेंगे आप?
आज हम जॉर्ज लुइस बोर्केस की एक कमाल की कहानी द गार्डन ऑफ फॉकिंग पाथ्स के अंदर झांक रहे हैं। ये कहानी है डॉक्टर यूसुन की। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड में एक जर्मन जासूस है और मामला काफी गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल, और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि इसके अंदर जो टेंशन है, वो भाग दौड़ और उसके पीछे छिपा एक बहुत गहरा बल्कि चौंकाने वाला आइडिया है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक स्पाई स्टोरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। तो कहानी शुरू होती है यूसुन के डर से। उसे पता चलता है कि कैप्टन रिचर्ड मैडन, जो एक अंग्रेज अफसर है, काफी बेरहम है। वो उसी के पीछे है। अगर वो पकड़ा गया तो उसका मिशन तो गया ही, शायद जान भी। और मिशन क्या है? उसके पास ब्रिटिश सेना के नए आर्टिलरी पार्क की लोकेशन है, एक बहुत बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। उस जगह का नाम है अल्बर्ट। ये उसे बर्लिन में अपने चीफ तक पहुंचाना है। लेकिन कैसे? फोन लाइंस वगैरह सब बंद है उसके लिए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल आता है। यूसुन खुद कहता है कि वो ये सब जर्मनी जैसे, उसके शब्दों में, बार्बरस कंट्री के लिए नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर क्यों? उसके अंदर ना एक तरह की चोट है। उसे लगता है कि उसका जो जर्मन चीफ है वो उस पर शक करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एशियाई है। तो वो साबित करना चाहता है कि एक येलो मैन, जैसा वो खुद को कह रहा है, वो भी उनकी सेना को बचा सकता है। तो ये डर भी है, मजबूरी भी, और अपनी पहचान साबित करने की एक जबरदस्त इच्छा भी है। ये सब मिलकर उसे ड्राइव कर रहा है। वक्त बिल्कुल नहीं है उसके पास। तो वो एक डेस्परेट सा प्लान बनाता है। टेलीफोन डायरेक्टरी देखता है और उसमें उसे एक नाम मिलता है, स्टीफन एल्बर्ट। पता नहीं क्यों उसे बस एक गट फीलिंग आती है कि शायद यही आदमी अनजाने में ही सही उसकी मदद कर सकता है। वो फौरन स्टेशन की तरफ भागता है, कैब लेता है और ट्रेन पकड़ लेता है। और कमाल ये कि वो कैप्टन मैडन के पहुंचने से ठीक पहले निकल जाता है। क्या भागदौड़ रही होगी वो। हाँ, वो सीन में टेंशन बहुत है। और फिर ट्रेन में बैठकर जब उसे थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिलती है, वो सोचता है मैडन से बच निकलना एक छोटी सी जीत है ना? पर उसे लगता है ये शायद किसी बड़ी जीत का इशारा है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान डर में भी उम्मीद ढूंढ लेता है। वो खतरा ही उसे कहीं ना कहीं ताकत दे रहा है। मुश्किल हालात हमें मजबूत बनाते हैं। हाँ, खैर वो एश ग्रोव गांव पहुंचता है। स्टीफन एल्बर्ट के घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिलते हैं और वो उसे अजीब सी सलाह देते हैं। कहते हैं हर मोड़ पर बाईं तरफ मुड़ना, लेफ्ट। हाँ, हर मोड़ पर लेफ्ट। यूमसन को इसमें अपने परदादा सुई पेन की याद आती है। उन्होंने भी कोई भूल भुलैया या लैबिरिंथ बनाई थी। पर ये बच्चे ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? यहीं से कहानी का जो सबसे बड़ा राज है वो खुलना शुरू होता है। वो स्टीफन एल्बर्ट के घर पहुंचता है और स्टीफन एल्बर्ट एक सिनोलॉजिस्ट निकलते हैं, मतलब चीन की सभ्यता इतिहास के विद्वान। ओहो। और एल्बर्ट यूमसोन को बताते हैं कि उन्होंने उसके परदादा सुई पेन की पहेली सुलझा ली है। सुई पेन ने कहा था कि वो एक नॉवेल लिख रहे हैं और एक लैबिरिंथ बना रहे हैं। एल्बर्ट कहते हैं वो दोनों एक ही चीज थे। एक ही चीज? हाँ। मतलब नॉवेल ही लैबिरिंथ थी? एक किताब। भूल भुलैया कैसे? हाँ, पर ये कोई दीवारों या रास्तों वाली भूल भुलैया नहीं है। ये टाइम की भूल भुलैया है, वक्त की। टाइम की मतलब? सुई पेन का मानना था कि टाइम, समय, वो एक सीधी नदी की तरह नहीं बहता। नहीं। हर पल जब हम कोई फैसला लेते हैं, कोई चॉइस करते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, समय वहीं से कई रास्तों में बट जाता है। फॉर्क हो जाता है। फॉर्क, जैसे सड़क फॉर्क होती है। बिल्कुल। हर चुनाव एक नया रास्ता खोलता है, एक नया फ्यूचर बनाता है। और सुई पेन के हिसाब से वो सारे फ्यूचर, वो सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ मौजूद होती हैं, अनगिनत भविष्य एक साथ। बाप रे, मतलब जैसे अगर मैंने आज सुबह चाय की जगह कॉफी पी होती, हाँ। तो एक पूरी अलग दुनिया बन जाती जहां मैंने कॉफी पी, और वो दुनिया भी अभी कहीं एग्जिस्ट कर रही है। सुई पेन के हिसाब से हाँ, बिल्कुल। इसीलिए उनकी नॉवल इतनी कंफ्यूजिंग, इतनी क्योटिक लगती है। जब कोई कैरेक्टर कहानी में किसी मोड़ पर आता है तो वो ये नहीं चुनता कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट, वो दोनों ही चुन लेता है एक ही वक्त पर। दोनों? हाँ, वो सारे मुमकिन रास्ते एक साथ चुन लेता है। इसीलिए नॉवल में एक कैरेक्टर एक चैप्टर में शायद मर जाता है तो अगले में वो जिंदा होता है, क्योंकि वो एक अलग टाइमलाइन है, एक अलग रास्ता है। हर व्हाट इफ सच हो जाता है उस नॉवल में। ये एक ऐसे यूनिवर्स की तस्वीर है जहां हर पॉसिबिलिटी हकीकत बन जाती है। ओ, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। अल्बर्ट ये सब समझा ही रहे होते हैं कि यूसुन को बाहर आहट सुनाई देती है, कोई आ रहा है। कैप्टन मैडन, उसका वक्त अब खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। और यहीं इसी मोमेंट पर यूसुन एक भयानक, एकदम ठंडा, कैलकुलेटेड फैसला लेता है।
उसे एल्बर्ट शहर का नाम अपने चीफ तक पहुंचाना है, किसी भी कीमत पर। और सामने कौन है? स्टीफन एल्बर्ट। स्टीफन एल्बर्ट। एल्बर्ट। एग्जैक्टली। उसे अचानक ये एहसास होता है, बिजली की तरह कौंधता है दिमाग में। अगर वो स्टीफन एल्बर्ट को मार दे तो ये खबर अखबार में छपेगी। स्टीफन एल्बर्ट का नाम अखबार में आएगा, और नाम में क्या है? एल्बर्ट। ओहो, नाम ही मैसेज बन जाएगा। हाँ, नाम ही सीक्रेट मैसेज बन जाएगा। कितनी कितनी खौफनाक लॉजिक है ये, एकदम ठंडी। यूसन रिवॉल्वर निकालता है और वो स्टीफन एल्बर्ट को गोली मार देता है। मैडन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, यूसन गिरफ्तार हो जाता है। बाद में उसे फांसी की सजा मिलती है, लेकिन वो कामयाब हो गया था। कामयाब हो गया था। कुछ दिनों बाद अखबारों में खबर छपती है कि ब्रिटिश शहर एल्बर्ट पर जर्मन हवाई जहाजों ने बमबारी की है। उसका राज, उसका मैसेज पहुंच गया था। पर किस कीमत पर? वही तो, एक भयानक जीत थी ये। मिशन तो पूरा हो गया, पर कहानी के आखिर में लिखा है कि यूसन को इन्फिनिट पेनिटेंस एंड सिकनेस ऑफ द हार्ट महसूस होता है। मतलब कभी ना खत्म होने वाला पछतावा और दिल का एक गहरा दर्द। उसने जो चाहा वो हासिल किया, लेकिन उसकी कीमत चुकाते हुए वो अंदर से टूट गया। ट्रैजिक अंत। उसने जो किया उसके पीछे बहुत कुछ था। देश प्रेम, खुद को साबित करने की जिद, मजबूरी। पर क्या वो सही था, ये कहना शायद बहुत मुश्किल है। हाँ, ये कहानी ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या सच में टाइम ऐसे ही फोर्क होता है? क्या हमारे हर छोटे बड़े फैसले से, हर हाँ या ना से नई नई रियलिटीज बन रही हैं? स्वीप एंड का ये फोर्किंग पाथ्स का आइडिया सिर्फ एक फिक्शन है, कहानी है, या इसमें हमारे होने की, हमारे यूनिवर्स की कोई गहरी सच्चाई छुपी है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। Now part 2 of this book, Artifices, and now chapter 9, Funes the Memorious. Funes स्मृति का जीवित प्रतीक। नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं, फुनेज द मेमोरियस। हाँ, ये कहानी है इरेनियो फुनेज नाम के एक नौजवान की। और उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी वो इतनी कमाल की थी कि वो कुछ भूलता ही नहीं था। सोचिए जरा कैसा होता होगा ये, कुछ भी ना भूल पाना। कहानी शुरू होती है उरुग्वे के एक छोटे से कस्बे फ्राई बेंटोस में। तो जो नरेटर है, कहानी सुनाने वाला, वो फुनेस से मिलता है और पहली ही मुलाकात में हैरान हो जाता है। क्यों? क्या हुआ था? फुनेस ने बिना घड़ी देखे एकदम सटीक समय बता दिया। कहा 10 मिनट में 8 बज जाएंगे। अरे, जैसे कोई चलता फिरता अलार्म क्लॉक। बिल्कुल। लेकिन कहानी में यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक हादसा। हाँ, एक हादसा जो फुनेस की जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। फुनेस एक जंगली घोड़े से गिर जाता है और चोट इतनी गहरी लगती है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज क्रिपल्ड हो जाता है। हाँ, बिस्तर से उठ नहीं पाता, पूरी तरह डिपेंडेंट। लेकिन दिलचस्प बात क्या है बताइए? दिलचस्प और थोड़ी अजीब भी। फुनेस को लगता था कि हादसा उसके लिए अच्छा हुआ। अच्छा, चोट लगने को कौन अच्छा कहता है? वही तो। उसका कहना था कि इस हादसे के बाद उसकी मेमोरी, जो पहले ठीक ठाक ही थी, वो एकदम अचूक हो गई, इनफैलिबल। पहले वो भूल जाता था चीजें, जैसे हम सब। हाँ बिल्कुल। कहता था कि हादसे से पहले वो जैसे नींद में जी रहा था, सब धुंधला धुंधला सा। पर चोट के बाद उसका प्रेजेंट मोमेंट और उसकी पुरानी से पुरानी यादें, सब कुछ अविश्वसनीय रूप से साफ और तेज हो गईं। कितना तेज? अंदाजा लगाइए, जैसे हम शायद टेबल पर रखे 3 ग्लास एक नजर में देखते हैं। फुनेस को अंगूर की बेल की हर एक पत्ती, हर एक गुच्छा, हर एक अंगूर अलग अलग दिखता था और याद रहता था। सोचिए, उसे सालों पहले 30 अप्रैल 1882 की सुबह आसमान में बादलों का शेप कैसा था वो तक याद था। कमाल है। और सिर्फ देखा हुआ नहीं, अपने हर सपने, हर ख्याल को वो दोबारा जी सकता था। उसने कई बार पूरे दिन अपनी यादों में फिर से जिए हैं। पूरे दिन? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब समझे। फुनेस कहता था कि अकेले उसके दिमाग में उतनी यादें हैं जितनी शायद दुनिया बनने से लेकर अब तक सारे इंसानों ने मिला के जमा की होंगी। अरे बाप रे। उसकी मेमोरी एक कूड़ेदान जैसी थी, एक गार्बेज डिस्पोजल। सब अंदर जाता था, कुछ बाहर नहीं निकलता था, कुछ भुलाया नहीं जा सकता था। तो इसका नतीजा ये कि उसे नींद नहीं आती थी, दिमाग शांति नहीं होता था कभी। हर चेहरा, हर आवाज, हर सेंसेशन, सब लगातार चलता रहता था। कितना भारी बोझ होगा ये। सुनने में तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है।
लेकिन यही कहानी और इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। बिल्कुल। यहाँ एक पैराडॉक्स है। क्या? इतनी जबरदस्त मेमोरी होने के बाद भी फुनेस सोचने समझने मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ज्यादा सक्षम नहीं था। उसे जनरल बातें समझने में दिक्कत होती थी। हाँ, देखिए, सोचने के लिए हमें चीजों के बीच का फर्क भूलना पड़ता है, हमें जनरलाइज करना पड़ता है। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे कुत्ता शब्द। ये शब्द सुनकर हमारे दिमाग में एक आम कुत्ते का आइडिया आता है ना, चाहे हमने असल में हजारों अलग अलग तरह के कुत्ते देखे हों। हाँ, सही बात है। लेकिन फुनेस के लिए उसके लिए दोपहर 3.14 पर साइड से दिखने वाला कुत्ता 3.15 पर सामने से दिखने वाले उसी कुत्ते से बिल्कुल अलग था। क्योंकि एंगल बदल गया। एग्जैक्टली। उसकी दुनिया में सिर्फ डिटेल्स थी, बारीकियां ही बारीकियां, लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई बारीकियां। वो सामान्य विचारों को, प्लेटोनिक आइडियाज को समझ ही नहीं पाता था। तो वो दुनिया को अनुभव कैसे करता था? क्या वो समझ रहा था या सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था? ये बड़ा सवाल है। जैसे कैमरा बस रिकॉर्ड करता है, शायद वैसा ही कुछ। हाँ, नरेटर आखिरी बार फुनेस से मिलता है। फुनेस अंधेरे कमरे में लेटा है, सिगरेट पी रहा है और लैटिन भाषा में कुछ पढ़ रहा है, बुदबुदा रहा है। हाँ, और नरेटर को डर लगता है। सोचता है कि उसका कहा हर शब्द, उसका हर इशारा फुनेस की उस कभी न भूलने वाली मेमोरी में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। कितना अजीब, डरावना एहसास होगा वो। फुनेस सिर्फ 19 साल का था, लेकिन देखने में किसी पुरानी मूर्ति जैसा लगता था। हाँ, और अफसोस 1889 में फेफड़ों में कंजेशन से उसकी मौत हो गई, बहुत कम उम्र में। तो फुनीस की कहानी हमें एक ऐसी याददाश्त की ताकत दिखाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ताकत भी और बोझ भी, सब कुछ याद रखना, हर पल, हर डिटेल। शायद ये उतना अच्छा ना हो जितना सुनने में लगता है। बिल्कुल। और ये कहानी एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या फुनेस की कहानी हमें अपनी मेमोरी के बारे में कुछ सिखाती है? क्या भूलना सच में सोचने और जीने के लिए जरूरी है? क्या भूलना एक ब्लेसिंग है, एक वरदान? हाँ, जरा सोचिए, अगर हमारी मेमोरी फुनेस जैसी होती तो क्या वो एक सुपर पावर होती या एक श्राप, एक कर्स? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। आज के डिजिटल दौर में जहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, हर फोटो, हर मैसेज, सब सेव्ड है। कहीं हम अनजाने में फुनेस की तरह नहीं बनते जा रहे? जानकारी का भंडार, पर समझ शायद उतनी नहीं। गहरा सवाल है। फुनेस की कहानी वाकई मेमोरी और भूलने की कला दोनों की कीमत समझाती है। तो अंत में यही सवाल बचता है, ऐसी मेमोरी वरदान है या श्राप? इस पर सोचना चाहिए। Now, Chapter 10, The Form of the Sword, तलवार का रूप। सोचिए, आप कहीं हैं, बिल्कुल सुनसान जगह, और आपके साथ एक अजनबी है जिसके चेहरे पर एक बहुत गहरा निशान है। आज हम ऐसे ही एक राज की पड़ताल कर रहे हैं, एक निशान के पीछे छुपी कहानी, और हमारी पड़ताल का सोर्स है कहानी तलवार का रूप। कहानी शुरू होती है उरुग्वे में। टेकुएरेम्बो नाम की जगह है। वहां ला कोलोराडा में एक अंग्रेज रहता है। कोई उसका असली नाम नहीं जानता, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गहरा सफेद निशान है, जैसे आधा चांद हो। कहते हैं वो आदमी बड़ा सख्त है, पर इंसाफ पसंद भी, कम बोलता है, स्पेनिश भी टूटी फूटी सी, जिसमें थोड़ी ब्राजीलियन झलक आती है। और एक और अजीब बात, साल में 2-3 बार वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। कई दिन बाद जब बाहर निकलता है तो लगता है जैसे कोई नशे से या जंग से लौटा हो, एकदम थका हुआ। तो एक रात क्या होता है, कहानी सुनाने वाला, मतलब जो नरेटर है, वो तूफान की वजह से उसी अंग्रेज के घर रुक जाता है। बातों बातों में हिम्मत करके वो पूछ लेता है अंग्रेज से उसके निशान के बारे में। अंग्रेज मान जाता है, पर एक शर्त रखता है। कहता है कि कहानी में जो भी शर्मनाक हो, जो भी बेइज्जती वाली बात हो, उसे कम करके नहीं बताना है, बिल्कुल वैसे ही सुनाना है। अजीब शर्त है ना? हाँ, मतलब पहले से ही बता रहा है कि कहानी में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जिस पर उसे शर्म आती है। बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं कहानी, एक निशान की, हिम्मत की, डर की, और शायद एक ऐसे धोखे की जो रोंगटे खड़े कर दें। अंग्रेज अपनी कहानी शुरू करता है। बताता है साल था 1922, आयरलैंड। वो आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों में से था। उनकी टीम में एक नया लड़का जुड़ता है, जॉन विंसेंट मून, कोई 20 साल का, दुबला पतला सा। पर अंग्रेज कहता है उसमें अजीब सी, क्या कहते हैं, रीढ़ की कमी थी। मतलब हिम्मत नहीं लगती थी।
कम्युनिस्ट किताबें पढ़कर बहसें बहुत करता था, हर चीज को पैसे से जोड़ता था। किताबी ज्ञान और असल जिंदगी की हिम्मत, ये दो अलग चीजें होती है अक्सर। सही बात। तो एक रात ये लोग गश्त पर थे, अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक सिपाही बिल्कुल सामने, कहानी सुनाने वाला यानी जो खुद को उस वक्त आयरिश क्रांतिकारी बता रहा है, वो तो भिड़ने को तैयार, पर मून डर के मारे वहीं जाम गया, हिल तक नहीं पाया। हाँ, ये बिल्कुल क्लासिक फ्रीज रिएक्शन है। खतरा सामने देखकर दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है, जैसे कभी-कभी हम किसी जरूरी इंटरव्यू में या स्टेज पर एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। इसे फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। लड़ो, भागो या जम जाओ। मून के साथ ये फ्रीज वाला मामला हुआ। बिल्कुल। तो अंग्रेज उसे बचाता है, सिपाही को मार गिराता है और मून को घसीटकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। मून की कान पर बस जरा सी खरोच आई थी, पर वो बच्चों की तरह रोने लगा। डर का असर देखिए, शारीरिक चोट कम पर मानसिक झटका ज्यादा था। हाँ, खैर वो लोग जनरल बर्कले के एक पुराने वीरान घर में छुप जाते हैं। और अब देखिए, मून जल्दी ही अपना डर भूल गया, फिर से अपनी किताबी बातों पर, अपनी बहसबाजी पर लौट आया। क्रांति की इकोनॉमिक वीकनेसेस पर लेक्चर देने लगा, प्लान्स को क्रिटिसाइज करने लगा। ये भी एक तरह का, क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है। अपनी कमी को, अपने डर को छुपाने का तरीका। अपनी शारीरिक कायरता को वो अपनी दिमागी होशियारी, अपनी इंटेलेक्चुअल बातों के पीछे छुपा रहा था। हाँ बिल्कुल। तो वो अपनी चोट का बहाना करके ऊपर कमरे में ही रहता और स्ट्रैटेजी की किताबें पढ़ता रहता। ऐसे 9 दिन बीत जाते हैं। अंग्रेज रोज बाहर लड़ाई पर जाता, शाम को लौटता, मून ऊपर ही रहता। एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलता है ना? वो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था, पर मैदान में जाने से कतरा रहा था। सही कहा। 10वें दिन शहर पर दुश्मन का कब्जा हो गया। अंग्रेज जब शाम को घर लौटता है तो वो सुनता है कि मून फोन पर किसी से बात कर रहा है और वो उसी का नाम ले रहा था, अंग्रेज का नाम। बता रहा था कि वो कब लौटेगा ताकि उसे पकड़ा जा सके। ओहो। हाँ, अपना ही साथी जिसे उसने बचाया था, वही उसे धोखा दे रहा था, अपनी जान बचाने के लिए। ये तो बहुत ही भयानक धोखा है, बिट्रेयल। खासकर जब किसी ऐसे से मिले जिस पर आपने भरोसा किया हो, जिसकी जान बचाई हो। अपनी जान बचाने की इच्छा इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है, ये उसका उदाहरण है। अंग्रेज गुस्से और तकलीफ से भर गया। उसने मून का पीछा किया, घर के अनजान अंधेरे गलियारों में भागते हुए आखिरकार उसने मून को पकड़ लिया। वहीं दीवार पर एक पुरानी तलवार टंगी थी, कटलास कहते हैं उसे, थोड़ी मुड़ी हुई सी होती है। उसने वो खींची और उसके आधे चांद जैसे ब्लेड से उसने मून के चेहरे पर हमेशा के लिए खून का आधा चांद बना दिया। बाप रे, मतलब उसी वक्त सजा दे दी। हाँ, कहानी यहाँ खत्म करके अंग्रेज बुरी तरह कांप रहा होता है। कथावाचक उससे पूछता है, और मून का क्या हुआ फिर? अंग्रेज कहता है उसे पैसे मिले और वो ब्राजील भाग गया। फिर एक गहरी कांपती हुई सांस लेकर वो अपने चेहरे के उसी सफेद चांद जैसे निशान की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुम्हें यकीन नहीं आया क्या? तुम्हें मेरे चेहरे पर यह जिल्लत का, ये बेइज्जती का निशान नहीं दिखता? मैंने कहानी इस तरह सुनाई ताकि तुम अंत तक सुनो। मैंने उससे धोखा दिया था जिसने मुझे पनाह दी थी। मैं विंसेंट मून हूं, अब मुझसे नफरत करो। ओह माय गॉड, क्या ट्विस्ट है। मतलब कहानी सुनाने वाला ही वो डरपोक, वो धोखेबाज मून था। हाँ, वही था वो। ये कहानी तो सिर्फ एक निशान की नहीं रही, अब ये तो पहचान की कहानी है, कायरता की और अपराध बोध की, गिल्ट की। वो गिल्ट जो शायद जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। और कहानी का नाम, तलवार का रूप, इसका मतलब कितना गहरा हो गया अब। एक तो वो असली तलवार जिसने जिस्म पर निशान दिया, और दूसरा शायद वो गिल्ट की, वो अपराध बोध की तलवार जो रोजाना उसकी आत्मा को छीलती होगी जब भी वो आईना देखता होगा। बिल्कुल। सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी। क्या हमारी जिंदगी का कोई एक पल, एक गलती या एक डर हमेशा के लिए हमारी पहचान बन जाता है, हमारी पूरी कहानी तय कर देता है? या फिर क्या उस कहानी को बदलने की, उस गिल्ट से, उस बोझ से ऊपर उठने की कोई गुंजाइश होती है? क्या विंसेंट मून कभी उस निशान से आगे बढ़ पाया होगा? Now, Chapter 11. The theme of the traitor and the hero. विश्वासघाती और नायक का विषय। आज हम एक कहानी में गहरे उतर रहे हैं। एक ऐसे हीरो की कहानी, फर्गस किलपैट्रिक, जिसके आसपास ना राज और कॉन्ट्राडिक्शंस का जाल बुना हुआ है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, कोई हीरो जिसे पूरा देश मानता है। करीब 1824 की बात है, शायद आयरलैंड में।
वो एक क्रांति लाने वाला है और ठीक उस क्रांति से पहले उसकी हत्या हो जाती है। अजीब है ना? बहुत अजीब। हमारे पास जो सोर्स है, देशद्रोही और नायक की कहानी का एक हिस्सा, वो इसी पहेली को खोलने की कोशिश करता है। तो आज का मिशन क्या है? मिशन है ये पता लगाना कि इस हीरो की मौत के पीछे का सच क्या था। क्या वो वही था जो सब जानते हैं या कुछ और ही था? अच्छा। और देखो, ये पहेली असल में खुलनी शुरू होती है लगभग 100 साल बाद, जब किलपैट्रिक का परपोता रायन उनकी कहानी लिख रहा था। 100 साल बाद? ओके। हाँ, और उसे पता चलता है कि किलपैट्रिक की जो मौत हुई थी एक थिएटर में, वो सिर्फ एक अनसुलझा कत्ल नहीं है। मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। पेचीदा कैसे? देखो, पुलिस ने कभी कातिल को नहीं पकड़ा। शक तो था कि शायद पुलिस ही मिली हुई थी, पर रायन को ना कुछ और चीजें थी जो परेशान कर रही थीं। कुछ अजीब इत्तेफाक। जैसे? मैंने सुना कि किलपैट्रिक को मौत वाली रात थिएटर जाने के खतरे के बारे में एक चिट्ठी मिली थी, जिसे उसने अनदेखा कर दिया। हाँ बिल्कुल, जैसे जूलियस सीजर के साथ हुआ था, है ना? हाँ बिल्कुल वैसे ही। ये तो थोड़ा फिल्मी नहीं लगता है। और सुनो, एक और बात, किलपैट्रिक की मौत से ठीक पहले उसके गांव किलगारवन का एक गोल टावर जल गया था। टावर जल गया? हाँ, और कहानी ये भी है कि सीजर की पत्नी ने भी सपने में सीजर के लिए बने टावर को गिरते हुए देखा था। और ये बाप रे! तो रायन सोचने लगा, भाई ये क्या हो रहा है? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? कोई कॉस्मिक साइकिल है या ये आत्माएं बदल रही हैं? पर ये तो बस शुरुआत थी। एक और क्लू मिला जिसने उसे और उलझा दिया। अच्छा, वो क्या था? बताओ। किलपैट्रिक से उसकी मौत वाले दिन एक भिखारी मिला था, और उस भिखारी ने जो कहा वो शब्द सीधे सीधे शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ से उठाए हुए लग रहे थे। मैकबेथ? पहले सीजर, अब मैकबेथ, मतलब? हाँ, अब सोचो, इतिहास को दोहराना चलो मान लिया, पर इतिहास का लिटरेचर को दोहराना, साहित्य को, ये कैसे मुमकिन है? सही बात है, ये तो बहुत अजीब है। ये वो पॉइंट था जहां रायन को लगा कि भाई ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, ये शायद कोई प्लान है। वाह! तो मतलब कोई जानबूझकर ये सब कर रहा था, शेक्सपियर के सीन इस्तेमाल कर रहा था। रायन ने फिर क्या पता लगाया? उसे पता चला किलपैट्रिक के सबसे पुराने साथी के बारे में, जेम्स नोलन। जेम्स नोलन? हाँ, नोलन ने सालों पहले 1814 में शेक्सपियर के नाटकों का गेलिक भाषा में अनुवाद किया था, आयरलैंड की भाषा में, और उसमें जूलियस सीजर भी था। अच्छा, तो नोलन शेक्सपियर को जानता था, उसकी कहानियों की ताकत को समझता था। बिल्कुल। उसने स्विट्जरलैंड के उन बड़े नाटकों फेस्टस्पील के बारे में भी लिखा था, जहां हजारों लोग मिलकर ऐतिहासिक घटनाओं को फिर से स्टेज पे दोहराते हैं। वो जानता था कि कैसे माहौल बनाया जाता है। और फिर वो दस्तावेज वाली बात, जिसमें किलपैट्रिक ने किसी गद्दार के डेथ वारंट पर साइन किए थे मौत से कुछ दिन पहले। हाँ, और गद्दार का नाम मिटा दिया गया था। दाल में कुछ काला है, ये फीलिंग तो पक्की हो गई होगी। एग्जैक्टली। और फिर रायन को वो सच पता चला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या? नोलन ने ही ये पता लगाया था कि असली गद्दार, द रियल ट्रेटर, कोई और नहीं, खुद फर्गस किलपैट्रिक था। एक मिनट, क्या किलपैट्रिक, वो हीरो, वो गद्दार था? ये कैसे हो सकता है? मतलब पूरा देश जिसे पूज रहा था वही धोखा दे रहा था। हाँ, यही तो चौंकाने वाला सच था। क्रांतिचारियों ने अपने ही लीडर को मौत की सजा सुना दी थी, और किलपैट्रिक ने ये सजा मान भी ली थी, पर उसकी एक शर्त थी। शर्त? क्या शर्त? कि उसकी मौत से क्रांति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये सवाल खड़ा होता है ना, बिल्कुल। एक ऐसे गद्दार को सजा कैसे दें जिससे पूरा देश हीरो मानता है और क्रांति को भी बचाना है? बड़ा मुश्किल सवाल। तब नोलन ने अपना वो कहानियों वाला दिमाग लगाया होगा। बिल्कुल। नोलन ने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने तय किया कि किलपैट्रिक की मौत को एक शहादत, एक मार्टरडम की तरह पेश किया जाएगा। शहादत? हाँ, पूरा शहर एक स्टेज बन गया। नोलन ने शेक्सपियर के नाटकों, मैकबेथ, जूलियस सीजर के सीन इस्तेमाल किए। क्यों? क्योंकि नया नाटक लिखने का वक्त नहीं था। वो भिखारी, वो चेतावनी वाली चिट्ठी, वो जलता हुआ टावर, सब प्लान का हिस्सा था। मतलब किलपैट्रिक ने उसने खुद अपनी मौत के इस नाटक में हिस्सा लिया? हाँ, एक हीरो की तरह मरने का नाटक किया, और सैकड़ों लोग जो वहां थे वो अनजाने में इस नाटक का हिस्सा बन गए। उन्हें पता भी नहीं चला। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला। किलपैट्रिक ने पूरा साथ दिया, कभी कभी तो अपनी तरफ से डायलॉग्स भी जोड़ दिए। कमाल है। और फिर अंत में थिएटर के उस बॉक्स में एक पहले से तय की हुई गोली चली, और गद्दार और हीरो
दोनों किरदारों को निभाने वाले किलपैट्रिक के सीने में लगी। और इस तरह एक गद्दार की मौत को एक हीरो की शहादत में बदल दिया गया, और इस शहादत ने क्रांति की आग को और भड़का दिया। मिशन कामयाब रहा। और नोलन ने शेक्सपियर का इस्तेमाल जानबूझकर किया ताकि कोई इशारा समझ सके। शायद वो चाहता था कि भविष्य में कोई, जैसे रायन, सच्चाई तक पहुंच सके। ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे सच को गढ़ा जा सकता है ना, कैसे हिस्ट्री को एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर रायन, जिसने ये सारा सच पता लगा लिया था, वो भी तो अब नोलन के प्लान का हिस्सा बन गया एक तरह से। हाँ, उसने क्या किया आखिर में? उसने भी वही किया जो शायद नोलन चाहता। उसने सच को छुपा लिया और किलपैट्रिक की शान में, उसकी महिमा में किताब छाप दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सच्चाई हार गई या? कहना मुश्किल है सही में। ये कहानी हीरो और विलन, सच और नाटक, हिस्ट्री और लिटरेचर, इन सब के बीच की जो लकीरें हैं ना, उन्हें बहुत धुंधला कर देती है। हाँ, ये तो है। एक झूठ जो एक बड़े मकसद, क्रांति की सफलता के लिए रचा गया, वो स्वीकृत सच बन गया। और अब सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर इतिहास को इस तरह रचा जा सकता है, एक नाटक की तरह, उधार की स्क्रिप्ट्स इस्तेमाल करके, तो हम जिसे वीरता का इतिहास मानकर याद करते हैं, उसमें कितना सच है और कितना परफॉर्मेंस। और ये हमारी इंसानों की, नायकों को पूजने की जरूरत के बारे में क्या कहता है? भले ही कहानी पूरी तरह सच्ची ना भी हो, हमें हीरो चाहिए ही होते हैं, है? Now, Chapter 12, Death and the Compass. नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो दिमाग को ना एकदम घुमा के रख देती है। हॉर्हे लुइस बोर्हेस की डेथ एंड द कॉम्पस। हाँ, सोचिए, दिसंबर की शुरुआत है, होटल द्यूनॉर, और वहाँ एक स्कॉलर डॉक्टर मार्शल यारमोलेंस्की का मर्डर हो जाता है। लेकिन ये कोई सीधा साधा मर्डर नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं। सबसे अजीब बात तो ये है कि लाश के पास एक टाइपराइटर में कागज मिलता है जिसपे लिखा है, नाम का पहला अक्षर बोला जा चुका है। यहीं से सीन में आते हैं डिटेक्टिव एरिक लोनरॉट। अच्छा, ये लोनरॉट इनका क्या है? लोनरॉट वो डिटेक्टिव हैं जिन्हें ये सिंपल चोरी चकारी वाली थ्योरीज में मजा नहीं आता। उन्हें लगता है हर चीज के पीछे कोई गहरा मतलब है, कोई मिस्टिक कनेक्शन शायद। और उनके बॉस कमिश्नर थ्रेविरानुस? हाँ, कमिश्नर थ्रेविरानुस वो एकदम प्रैक्टिकल आदमी है। उनका कहना है, अरे यार, सिंपल सी चोरी की कोशिश थी, गड़बड़ हो गई। लेकिन लोनरॉट को ये हजम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। उसे लगा कि नहीं, ये किसी बड़े खेल की, किसी दिमागी पहेली की शुरुआत है। खासकर जब उसे पता चला कि वो जो स्कॉलर मारा गया, वो जूइश मिस्टिसिज्म, मतलब यहूदी रहस्यवाद पर किताबें पढ़ रहा था। तो यहीं से सस्पेंस बनता है। क्या ये सच में कोई गहरी साजिश है या बस एक इत्तेफाक जिसे लोनरॉट का तेज दिमाग कुछ ज्यादा ही खींच रहा है? और देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ठीक 1 महीने बाद 3 जनवरी, शहर के दूसरे कोने में एक सुनसान पश्चिमी इलाके में एक और लाश। दूसरी लाश किसकी? डैनियल साइमन अजेवेदो, कोई पुराना बदमाश था। और इस बार दीवार पर चौक से लिखा है, नाम का दूसरा अक्षर बोला जा चुका है। हो, तो ये तो पैटर्न बन गया। हाँ, लोनरॉट के लिए तो ये कंफर्मेशन था। देखो, मैंने कहा था ना, उसका शक और पक्का हो गया कि ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं है। मतलब कोई जानबूझकर ये सुराग छोड़ रहा है, जैसे कोई पजल सेट कर रहा हो। एग्जैक्टली। फिर 1 महीना और गुजरता है। 3 फरवरी की रात कमिश्नर त्रेविरानुस को एक फोन आता है। फोन किसका? कोई गिन्सबर्ग नाम का आदमी। वो कहता है कि उसे दोनों मर्डर्स का राज पता है, वो सब बता सकता है। लेकिन कॉल कट जाती है। अरे, और फिर पता चला कहां से आया था फोन? हाँ, पता चला लिवरपूल हाउस नाम के एक टैवर्न से। वहां पूछताछ की तो पता चला कि गिन्सबर्ग या शायद ग्रिफियस नाम का कोई आदमी रुका था, जिसे उसी रात 2 अजीब से मस्खरे जैसे कपड़ों में लोग आकर ले गए। मतलब किडनैप? हाँ, और बाहर एक खंबे पर फिर से लिखा हुआ मिला, नाम का आखिरी अक्षर बोला जा चुका है। आखिरी? तो मतलब 3 हो गए? हाँ, सबने यही माना। पुलिस, कमिश्नर, सबने सोचा चलो 3 मर्डर की अजीब सी सीरीज खत्म हुई। लेकिन लोनरॉट ने नहीं माना होगा। नहीं, यही उसका दिमाग जो पैटर्न्स का भूखा है, वो उसे कहीं और ले गया। उसे एक मैप और एक लेटर मिलता है। वो देखता है कि तीनों क्राइम सीन नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट अगर मैप पर मिलाऊं तो एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। पर लोनरॉट को याद आता है वो जूइश मिस्टिसिज्म वाला कनेक्शन। ईश्वर का एक गुप्त नाम होता है, टेट्राग्रामेटन,
और उसमें होते हैं 4 अक्षर। 4, लेकिन यहाँ तो 3 ही हुए हैं। सही पकड़ा। लोनरॉड सोचता है 3 नहीं 4 होने चाहिए। उसे लगता है ये ट्रायंगल अधूरा है। चौथा क्राइम 3 मार्च को होगा और वो इस ट्रायंगल को एक रोम्बस मतलब एक डायमंड शेप में पूरा करेगा। अरे वाह, मतलब उसने अगला स्पॉट प्रिडिक्ट कर लिया। हाँ, उसने कैलकुलेट किया अगर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट हो गए तो चौथा पॉइंट साउथ में होना चाहिए। ट्रिस्ले रॉय नाम की एक पुरानी वीरान सी विला में। क्या दिमागी कसरत है। और वो गया वहां अकेला। बिल्कुल। अकेले पहुंचता है उस अजीब सी डरावनी विला में। वो जगह खुद एक भूल भुलैया जैसी है। हर चीज 2-2 सिमेट्री, 2 मूर्तियां, 2 फव्वारे, 2 सीढ़ियां, जैसे कोई आईना देख रहा हो। बहुत अजीब। और अंदर उसका इंतजार कर रहा था लेड स्कारलॉक, एक खतरनाक क्रिमिनल और लोनरॉड का पुराना दुश्मन। स्कारलॉक मतलब ये सब? हाँ, यही आता है कहानी का सबसे बड़ा दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट। स्कारलॉक हंसते हुए बताता है कि ये सारे मर्डर, ये मिस्टीरियस क्लूज, ये टेट्राग्रामेटन का एंगल सब उसका बिछाया हुआ जाल था। जाल? लोनरॉड के लिए। सिर्फ लोनरॉड के लिए? बदला लेने के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात, पहला मर्डर, वो स्कॉलर वाला, वो तो असल में एक एक्सीडेंट था। क्या एक्सीडेंट? हाँ, स्कारलॉक का आदमी, वही अजेवेदो जो बाद में मारा गया, वो असल में चोरी करने गया था यारमोलिंस्की के यहाँ। अच्छा। गलती से खून हो गया। ओह माय गॉड, तो फिर बाकी सब? स्कारलॉक ने इस मौके का फायदा उठाया। वो लोनरॉड के दिमाग को पढ़ गया था। उसे पता था कि लोनरॉड कैसे सोचता है, कैसे वो हर चीज में पैटर्न और गहरे मतलब ढूंढता है। तो उसने जानबूझकर ये दूसरा मर्डर अजेवेदो का और तीसरी घटना गिन्सबर्ग वाला ड्रामा प्लान किए, ताकि लोनरॉड खुद ही पैटर्न बनाकर उस चौथे स्पॉट तक पहुंच जाए। एग्जैक्टली। सारी तारीखें, दिशाएं, नोट्स, वो टेट्राग्रामेटन का आइडिया सब लोनरॉड को गुमराह करने और उसे उस विला तक यानी मौत के मुंह तक लाने के लिए था। वो पूरी मिस्ट्री लोनरॉड के ही दिमागी झुकाव को इस्तेमाल करके बनाई गई थी। मतलब लोनरॉड की अपनी स्मार्टनेस, उसकी पहेली सुलझाने की आदत ही उसे ले डूबी। हाँ, वो जिस पहेली को सुलझाने में लगा था वो उसी के लिए बनी थी, उसी को फंसाने के लिए। ट्रेजिक है ना? बहुत ज्यादा। और अंत में लोनरॉड समझ जाता है सब कुछ। मरने से ठीक पहले उस स्कारलॉक को एक और पजल देता है, एक सीधी रेखा वाली भूल भुलैया का आइडिया। कहता है अगली बार जब तुम मुझे ढूंढो तो ऐसी भूल भुलैया बनाना। और स्कारलॉक कहता है ठीक है, अगली बार वैसा ही होगा, और फिर वो लोनरॉड को गोली मार देता है। उफ, ये कहानी तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कैसे हमारा अपना दिमाग, मतलब खोजने की हमारी चाहत, हमें फंसा सकती है। बिल्कुल। लोनरॉड मतलब ढूंढता रहा, जबकि मतलब सिर्फ बदला था जिसे बड़ी चालाकी से छुपाया गया था। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि क्या हम भी कभी-कभी अपनी जिंदगी में, दुनिया में ऐसे पैटर्न, ऐसे मतलब देखने लगते हैं जो असल में होते ही नहीं। हाँ, क्या चीज़ों को समझने की, उनमें कोई लॉजिक ढूंढने की हमारी ये जो धुन है, वो कभी-कभी हमें किसी ऐसे जाल की तरफ ले जाती है जिसे हमने देखा ही नहीं। और शायद जो जवाब होता है वो बहुत सिंपल होता है, ठीक हमारे सामने, पर हम उसे देख नहीं पाते। सोचने वाली बात है। Now chapter 13, The Secret Miracle, गुप्त चमत्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी और उसके मतलब गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए, किसी को अपनी जिंदगी का सबसे अहम काम पूरा करना है। उसके लिए ठीक 1 साल चाहिए, लेकिन वो साल उसे मिलता है मौत से ठीक पहले के बस एक पल में। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कहानी है जॉर्ज लुइस बोरखेस की गुप्त चमत्कार, द सीक्रेट मिरेकल। और हम बात कर रहे हैं 1939 के प्राग शहर की। 1939 प्राग, मतलब माहौल तो बहुत तनाव वाला होगा। हाँ बिल्कुल। नाजी सेना शहर पर कब्जा कर चुकी है, बहुत टेंशन का माहौल है। और कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है यारोमीर ख्लादिक, एक लेखक। यारोमीर ख्लादिक, लेखक। और उसे, जैसा कि होता था, गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वजह, एक तो वो यहूदी था और ऊपर से उसने नाजी विचारधारा अंशलुस का विरोध भी किया था अपनी लिखाई में। अच्छा, तो फिर सजा तो तय थी। बिल्कुल, उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। गेस्टापो फैसला करती है कि 29 मार्च सुबह 9 बजे उसे फायरिंग स्क्वाड से मार दिया जाएगा। फायरिंग स्क्वाड, सोचकर ही डर लगता है। ये इंतजार का जो वक्त होता है सजा सुनाए जाने और उस दिन के बीच का, वो कितना भयानक होता होगा। हाँ,
कहानी इस पर काफी फोकस करती है। वो सिर्फ मौत से नहीं डर रहा, मतलब मौत का डर तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का है कि मौत कैसे आएगी, वो तरीका। कैसे, मतलब? वो अपने मन में बार बार अपनी मौत को इमेजिन करता है, सैकड़ों बार। अलग अलग सिपाही, गोलियां कैसे लगेंगी, कहाँ लगेंगी, दर्द कैसा होगा, वो सब। ओह, ये एक तरह की साइकोलॉजी है शायद। जैसे हम बुरे से बुरे के बारे में सोचकर शायद उसे टालने की कोशिश करते हैं या खुद को तैयार करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। शायद ये सोचकर कि अगर कल्पना में जी लिया तो हकीकत में नहीं होगा। एक अजीब सी कोशिश है डर से निपटने की। और इसी डर, इसी खौफ के बीच उसे कुछ और याद आता है। हाँ, उसे याद आता है अपना अधूरा नाटक द एनिमीज। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था, उसका पैशन प्रोजेक्ट कह सकते हैं। अच्छा। उसे लगता है कि बस अगर ये नाटक पूरा हो जाए ना, तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब निकल आएगा। वो अधूरापन उसे मौत से भी ज्यादा सता रहा है। समझ आता है एक क्रिएटर के लिए उसका काम कितना जरूरी होता है। हाँ, क्योंकि वो इसकी पहचान है, उसकी आत्मा का हिस्सा है। तो अपनी आखिरी रात वो भगवान से एक अजीब सी प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है, मुझे बस 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल, ताकि मैं अपना नाटक पूरा कर सकूं। 1 साल मौत के मुंह में खड़े होकर। और फिर उसे एक सपना आता है, बड़ा अजीब सा सपना। कैसा सपना? सपने में वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी में है, भगवान को ढूंढ रहा है। तो एक लाइब्रेरियन कहता है कि भगवान तो लाखों किताबों के किसी एक अक्षर में छिपे हैं। किसी एक अक्षर में? बड़ा रहस्यमयी है। हाँ, फिर कोई उसे भारत का नक्शा देता है और एक आवाज आती है, तुम्हारे काम के लिए समय दे दिया गया है। हमारे काम के लिए समय दे दिया गया है। ये सपना तो उम्मीद जगाता है, पर क्या ये सच होगा? सुबह तो होनी है। बिल्कुल, सुबह होती है। सिपाही उसे ले जाते हैं, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सार्जेंट गोली चलाने का हुक्म देता है और ठीक उसी पल क्या होता है? सब कुछ रुक जाता है, जैसे किसी ने दुनिया का पॉज बटन दबा दिया। कमाल, एकदम फ्रीज। एकदम फ्रीज। क्या मतलब, कैसे? सिपाही जैसे थे वैसे जम गए, हवा रुक गई, धूल का एक कण भी नहीं हिल रहा। दीवार पर एक मक्खी की परछाई थी, वो भी वहीं की वहीं अटक गई। बाप रे, ये तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। हाँ, हलादिक हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर वो सोच सकता है, उसका दिमाग काम कर रहा है। तो उसे क्या लगता है, वो मर गया या पागल हो गया? पहले तो उसे यही सब लगता है, पर फिर उसे एहसास होता है भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अच्छा, वो 1 साल वाली प्रार्थना? हाँ, बाहर की दुनिया के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के लिए सिर्फ एक पल बीता है, शायद 1 सेकंड का भी बहुत छोटा सा हिस्सा, लेकिन हलादिक के दिमाग के अंदर उसे पूरा 1 साल मिल गया है। ओहो, ये तो कमाल है। मतलब समय का अनुभव वो व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। बिल्कुल, यहीं पर कहानी समय की हमारी जो आम समझ है ना, घड़ी वाली, उसे एकदम चैलेंज करती है। उस 1 साल में जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो हिल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो नाटक कैसे पूरा करता है? सिर्फ अपनी याददाश्त और कल्पना के सहारे, मन ही मन वो पूरा नाटक लिखता है, उसे सुधारता है, हर एक शब्द, हर एक सीन को परफेक्ट करता है। सोचिए कितनी दिमागी शक्ति लगी होगी। अविश्वसनीय, बिना हिले डुले सिर्फ दिमाग की ताकत से एक पूरा नाटक रच देना, ये तो इच्छा शक्ति और कला की गजब की मिसाल है। हाँ, और जैसी वो अपने नाटक का आखिरी शब्द, आखिरी पंक्चुएशन मार्क सोचता है, क्या होता है? समय फिर चल पड़ता है। ठीक उसी वक्त उसके गाल पर बारिश की एक बूंद गिरती है और समय फिर से अपनी नॉर्मल रफ्तार पकड़ लेता है। और फिर गोलियों की आवाज, फायरिंग स्क्वाड अपना काम करती है। यारोमीर हलादिक की मौत हो जाती है सुबह 9:02 पर। 9:02। तो मतलब बाहर की दुनिया में सिर्फ 2 मिनट गुजरे थे, पर उन 2 मिनटों के अंदर के एक पल में उसने अपना पूरा साल जी लिया। हाँ, उसने मौत से ठीक पहले के उस एक लम्हे में, उस गुप्त चमत्कार में अपना सबसे जरूरी काम पूरा कर लिया। तो ये कहानी, ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये समय के बारे में है कि ये समय आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ घड़ी की टिक-टिक है या हमारे मन का बनाया हुआ कुछ और? सही कहा, ये हमारे परसेप्शन ऑफ टाइम पर सवाल उठाती है और शायद ये भी दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान का दिमाग,
उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इच्छा शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर मान लीजिए किसी को ऐसा ही एक गुप्त चमत्कार मिले, एक पल जिसमें एक पूरा साल समाया हो, तो वो कौन सा एक काम होगा जिसे पूरा करना चाहेंगे? वो कौन सी एक चीज है जो जिंदगी को मायने देती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हर किसी के लिए शायद अलग जवाब होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। Now, chapter 14. 3 versions of Judas. Judas के 3 संस्करण। नमस्कार। आज का जो विषय है थोड़ा चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं इतिहास के शायद सबसे बदनाम किरदारों में से एक जूडस इस्कैरियोट की, और एक ऐसे लेखक के बारे में जिसने उसकी कहानी को बिल्कुल नए तरीके से देखने की कोशिश की। सोचिए क्या हो अगर वो कहानी जो हम सदियों से सुनते आए हैं वो पूरी तरह सच ना हो। बिल्कुल, ये वाकई एक ऐसा एंगल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, तो हमारे पास स्रोत है नील्स रुनबर्ग नाम के 20वीं सदी के एक विचारक की लेखों से। उनकी किताबें हैं क्रिस्टस ऑचूडस और देम हेमिले फ्राउल्सरन। रुनबर्ग ने जूडस के बारे में कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल, मतलब विवादास्पद बातें कहीं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और रुनेबर्ग का पहला तर्क ही काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जूडस का यीशु को धोखा देना दरअसल जरूरी नहीं था। सोचिए ना, यीशु तो रोज हजारों लोगों के सामने उपदेश देते थे, चमत्कार करते थे। उन्हें पहचानने के लिए किसी अपने के धोखे की, वो भी एक किस की, क्या जरूरत थी भला? थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये तो है। मतलब अगर कोई इतना फेमस है, पब्लिक फिगर है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए किसी अंदर के आदमी की क्या जरूरत? ये तो सोचने वाली बात है। तो रुनबर्ग के हिसाब से ये धोखा क्यों हुआ फिर, अगर जरूरी नहीं था तो? क्या ये बस यूं ही हो गया? नहीं, रुनबर्ग मानते हैं कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ड्रामे में कुछ भी यूं ही नहीं हो सकता। उनके अनुसार जूडस का धोखा एक तयशुदा, मतलब प्रीडेस्टिन्ड काम था, जिसका मुक्ति, रिडेम्पशन की जो पूरी योजना है, उसमें एक रहस्यमयी अहम स्थान है। रुनबर्ग कहते हैं कि जब ईश्वर इंसान बने, द वर्ड मेड फ्लैश, तो उस बलिदान के बदले में ये जरूरी था कि पूरी इंसानियत की तरफ से कोई एक व्यक्ति भी एक बड़ा बलिदान दे, और वो व्यक्ति थे जूडस। बलिदान? पर उसने तो धोखा दिया था। ये कैसा बलिदान? मतलब ये तो गद्दारी हुई ना? हाँ, यही रुनबर्ग की बात एकदम अनोखी, थोड़ी हटके हो जाती है। वो कहते हैं कि जूडस ने यीशु की दिव्यता, उनकी डिविनिटी और उनके भयानक उद्देश्य को शायद अकेले ही समझा था। जैसे यीशु ने स्वर्ग से उतरकर इंसान बनने और मरने का कष्ट सहा, ठीक वैसे ही जूडस ने खुद को सबसे बुरे काम, मुखबिरी, इन्फॉर्मिंग और विश्वासघात के लिए चुना। उसने सम्मान, अच्छाई, शांति, स्वर्ग सब त्याग दिया ताकि वो सबसे निचले स्तर पर गिर सके। ठीक वैसे ही जैसे यीशु सबसे ऊंचे से नीचे आए थे, मानो निचला क्रम ऊपरी क्रम का आईना हो, मिरर इमेज। बाप रे, ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है। यानी जूडस बुराई चुनकर भी एक तरह से यीशु को रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन इस बात पर तो जबरदस्त विवाद हुआ होगा। मतलब धर्मगुरुओं ने क्या कहा? हाँ, बहुत ज्यादा। कई थियोलॉजियंस ने रुनबर्ग को धर्म विरोधी, हेरेटिक तक कह दिया। बिल्कुल। इसके बाद रुनबर्ग ने अपनी बात थोड़ी बदली, थोड़ी सी मॉडिफाई की। उन्होंने कहा कि जूडस ने ये सब किसी लालच में नहीं, बल्कि एक चरम तपस्या, एक्सट्रीम एसेटिसिज्म के तहत किया। जैसे तपस्वी शरीर को कष्ट देते हैं, वैसे जूडस ने अपनी आत्मा, अपने स्पिरिट को कष्ट दिया। उसने जानबूझकर ऐसे पाप चुने जिनमें कोई अच्छाई या बहादुरी का अंश न हो, जैसे विश्वासघात और मुखबिरी, पैसों के लिए धोखा। उसने सोचा कि वो अच्छा होने के लायक ही नहीं है। ये तो और भी गहरा और परेशान करने वाला विचार है। मतलब खुद को जानबूझकर बुराई में झोंक देना, ये सोचकर कि तुम अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन रुनबर्ग यही नहीं रुके, है ना? उनकी सबसे चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है। सही कहा, बिल्कुल सही। अपनी दूसरी किताब में द हिडन फ्रोजनर में रुनबर्ग एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर इंसानियत को बचाने के लिए पूरी तरह से इंसान बने, इतने ज्यादा कि वो पाप भी कर सकें और निंदनीय, रेप्रिहेंसिबल भी हो सकें। और रुनबर्ग का निष्कर्ष था कि ईश्वर ने इतिहास के कई रास्तों में से एक सबसे बदनाम रास्ता चुना, वो जूडस बने। क्या? ईश्वर जूडस बने? भगवान खुद? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जाहिर है दुनिया ने इस विचार को कैसे लिया? इसे तो बिल्कुल खारिज कर दिया होगा। दुनिया ने इसे लगभग नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, जैसे कुछ कहा ही ना गया हो।
किसी ने इसे बेकार की दिमागी कसरत समझा, किसी ने धर्म का अपमान, ईश्वर निंदा। पर रूनेबर्ग ने इस बेरुखी, इस इंडिफरेंस को ही एक सबूत माना। उन्होंने सोचा कि ईश्वर खुद नहीं चाहते कि उनका ये भयानक रहस्य दुनिया को पता चले। वो इस विचार के बोझ तले, कहते हैं, दब गए। उन्हें लगा कि उन्होंने ईश्वर का गुप्त नाम उजागर करने जैसा कोई भयानक पाप कर दिया है। वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गए, पागलपन की हद तक पहुंच गए और अंत में 1912 में उनकी मृत्यु हो गई। ओह, तो निल्स रूनेबर्ग की कहानी और उनके ये विचार हमें जूरस के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग, हालांकि बहुत विवादास्पद नजरिया देते हैं। यह हमें मजबूर करती है कि हम स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाएं। बिल्कुल, रूनेबर्ग का अंत दुखद था, लेकिन उनका काम एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या हम इतिहास के किरदारों, खासकर खलनायकों, विलन्स को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं? क्या किसी के कर्मों के पीछे कोई ऐसा मकसद हो सकता है जिसे हम समझ न पा रहे हों? बलिदान और बुराई की परिभाषा कितनी उलझी हुई हो सकती है? ये वो सवाल हैं जिन पर सोचने के लिए रूनेबर्ग की कहानी हमें उकसाती है। सोचने वाली बात है ना? Now, chapter 15, the end. Unt. तो आज हम एक कहानी के अंदर चलते हैं, है ना? नाम है घातक द्वंद्व, बदला और नियति। सोचिए, एक सीन है, दोपहर का टाइम, एक छोटी सी दुकान, और दुकान के अंदर एक आदमी रैकाबारन बिस्तर पर है। वो हिल भी नहीं सकता, पैरालाइज्ड है, बस देख सकता है, सुन सकता है। बाहर धूप है, पर अंदर एक अजीब सा सन्नाटा, तनाव वाला सन्नाटा। कुछ होने वाला है, 7 साल पुराना कोई हिसाब है जो आज पूरा होगा। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल, और आपने जो कहा ना, तनाव वाला सन्नाटा, उसमें वो डेस्टिनी वाली फीलिंग, मतलब किस्मत, वो बहुत साफ है। ऐसा लगता है कि जो किरदार है वो जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर चल रहे हैं। ये कहानी दिखाती है कि रिवेंज, बदला और फेट, मतलब नियति, ये कैसे कैसे आपस में गुंथे हुए हैं। हाँ, तो कहानी का एक सिरा जुड़ता है रैकाबारन से, जो हिल नहीं सकता, वो लेटा हुआ है, और दूसरे कमरे से ना एक गिटार की आवाज आ रही है, धीमी सी धुन। और ये गिटार कौन बजा रहा है? एक नीग्रो। वही नीग्रो जो 7 साल पहले इसी दुकान में एक गाने का मुकाबला हार गया था, और तब से 7 साल से वो वही है, इंतजार कर रहा है। सोचिए जरा, 7 साल। ये इंतजार, ये छोटी बात नहीं है। 7 साल ये दिखाता है कि बदले की जो आग होती है ना, वो अंदर ही अंदर इंसान को कैसे कैसे जलाती रहती है। 7 साल तक एक ही जगह, एक ही मकसद। ये दिखाता है कि हमारा जो बीता हुआ कल है, हमारा पास्ट, वो हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को कैसे जकड़ लेता है। वो नीग्रो शायद अब वो इंसान ही नहीं रहा, वो अपने इंतजार का, अपने बदले का एक तरह से प्रतीक बन गया है। सही बात है। और फिर एंट्री होती है एक अजनबी की, मार्टिन फियरो। ये वही आदमी है जिसने 7 साल पहले उस नीग्रो के भाई को मारा था। अब देखिए मजे की बात, दोनों दुकान में मिलते हैं, दुश्मनी पुरानी है, सालों पुरानी, लेकिन बातें सीधी नहीं हो रही, इशारों में, जैसे कोई सीक्रेट कोड हो उनके बीच। हाँ, ये बातचीत बहुत कमाल की है। मतलब इतनी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन लहजे में एक अजीब सी शांति है, जैसे सब तय है पहले से। शायद ये उस टाइम का कोई सम्मान दिखाने का तरीका हो, या लड़ाई के भी अपने कुछ रूल्स होते होंगे, है ना? और यहीं वो चीज दिखती है जिसे हम कहते हैं साइकिल ऑफ वायलेंस, हिंसा का चक्र। साइकिल ऑफ वायलेंस मतलब फियरो ने मारा, अब उसका भाई बदला लेने आया है, कल को शायद कोई और आएगा, ये चलता रहता है। और फियरो का ये कहना कि किस्मत ने हाथ में चाकू थमा दिया, ये भी इंसानी फितरत है। अपनी गलती मानने के बजाय किस्मत को दोष देना। खुले मैदान में और लड़ाई से ठीक पहले नीग्रो फियरो से एक अजीब सी मांग करता है। वो कहता है पूरी ताकत से लड़ना, वैसे ही जैसे 7 साल पहले लड़े थे। ये बड़ा गहरा पॉइंट है। वो सिर्फ मारना नहीं चाहता, वो शायद उस पुराने पल को पूरी शिद्दत से दोबारा जीना चाहता है, या शायद बराबरी चाहता है उस आखिरी लड़ाई में। हाँ शायद। और फिर चाकू निकल आते हैं। रैकाबारन अपनी चारपाई से ये सब देख रहा है। अंत नतीजा क्या होता है? नीग्रो जीत जाता है, फियरो मारा जाता है। 7 साल का इंतजार खत्म। लेकिन किस कीमत पर? ये अंत ना बहुत मार्मिक है, इमोशनल है। नीग्रो का मिशन पूरा हो गया, बदला ले लिया, पर कहानी यहीं रुकती नहीं।
कहानी कहती है कि बदला लेने के बाद वो नीग्रो अब कोई नहीं रहा। मतलब ये कि फियरो को मारकर वो खुद एक अजनबी बन गया, एक कातिल, ठीक फियरो जैसा। तो क्या पाया उसने? वही तो सवाल है। अक्सर रिवेंज के बाद ना एक खालीपन रह जाता है, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग। मकसद तो मिल गया, पर शायद उसने अपनी पहचान ही खो दी। वो फियरो को खत्म करने चला था, पर कहीं ना कहीं वो खुद ही फियरो की जगह खड़ा हो गया। तो ये थी कहानी। 7 साल का इंतजार, एक जानलेवा लड़ाई और एक बदला जो पूरा तो हुआ पर कई सवाल छोड़ गया। कहानी हमें वहीं छोड़ देती है, उस मैदान की खामोशी में जहां किस्मत अपना खेल खेल चुकी है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है कि क्या बदला लेने से सच में कुछ हासिल होता है? क्या ये नफरत और हिंसा का जो साइकिल है, ये कभी टूटता भी है, या बस किरदार बदल जाते हैं, कहानी वही रहती है? ये सोचने वाली बात है ना? Now chapter 16. The sect of the Phoenix. Phoenix का संप्रदाय। सोचिए, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी, मतलब हजारों साल पुरानी, दुनिया भर में फैली हुई, पर किसी को कानो कान खबर नहीं, एकदम अदृश्य। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी समूह की पड़ताल कर रहे हैं। एक लेख मिला है इसके बारे में। कुछ लोग इन्हें फीनिक्स पंथ कहते हैं, पर पुराने लोग वो इन्हें रिवाज वाले लोग या ज्यादातर राज वाले लोग कहते थे, पीपल ऑफ द सीक्रेट। तो चलिए इस लेख में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये हैं कौन आखिर? इनका वो राज, वो सीक्रेट क्या है? और ये इतने फैले हैं फिर भी इतने छिपे हुए क्यों? क्या ये सच में है या बस एक कहानी? लेख में साफ लिखा है ये फीनिक्स नाम तो बहुत बाद में का है। हाँ, शायद वो रबोनस मॉरिस के समय का। पुराने जिक्र में, जैसे फ्लेवियस जोसेफस की किताबों में, इन्हें राज वाले लोग ही कहा गया है। बिल्कुल। और आज भी कई कारीगर खुद को फीनिक्स का नहीं, राज का आदमी बताते हैं। और एक बात, ये लोग जिप्सियों जैसे बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो मिक्लोशेज की थ्योरी थी जो गलत निकली। हाँ, क्योंकि जिप्सी तो घोड़ों के व्यापारी या टिन का काम करने वाले, उनकी एक अलग पहचान थी, भाषा थी। हाँ, उनकी शक्ल सूरत, उनका तरीका अलग होता था। पर ये राज वाले लोग, ये तो पढ़े लिखे कामों में भी हैं, डॉक्टर, वकील। बिल्कुल, आम लोगों जैसे दिखते हैं। शायद इसीलिए इन पर कभी वैसे जुल्म नहीं हुए, मतलब कोई पहचान ही नहीं पाया। हो सकता है। न कोई कविता, न कोई गाने इनके बारे में, और न ही ये यहूदियों से निकले हैं जैसा ओरमान ने सोचा था। अच्छा। हाँ, मार्टिन ग्यूबर ने यहूदियों के इतिहास में एक तरह के दुख, एक पैथोस की बात की है। हाँ। पर इन लोगों में ऐसा कुछ जरूरी नहीं। ये तो दुनिया के हर इंसान जैसे लगते हैं, हर किरदार में ढल जाने वाले, जैसे शेक्सपियर का उदाहरण दिया है लेख में। बिल्कुल वही। डॉक्टर अमारो ने भी देखा स्पेनिश अमेरिकन कितनी आसानी से बन गए साउथ अमेरिका में। तो अगर कोई एक पहचान नहीं, कोई एक मजहब नहीं, तो फिर इन्हें जोड़ता क्या है इतने सालों से? बस एक चीज, वो राज, द सीक्रेट। सिर्फ एक राज? हाँ, इनकी कोई एक होली बुक नहीं है, कोई एक जैसी यादें नहीं, कोई एक भाषा नहीं। पूरी दुनिया में बिखरे हैं, अलग रंग, अलग नए नक्श। बस वो राज इन्हें जोड़े रखता है। कहते हैं इस राज के पीछे एक पुरानी कहानी थी, अब ठीक से याद नहीं किसी को। शायद किसी सजा की कहानी, या कोई वादा, या कोई तोहफा। हाँ, लेख में जिक्र है कि शायद किसी भगवान ने इन्हें हमेशा जिंदा रहने का वरदान दिया था। अच्छा, अमरता। हाँ, पर एक शर्त पर कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक खास रस्म, एक रिचुअल निभाते रहें। सोचिए, हमेशा जिंदा रहना बस एक छोटी सी रस्म के बदले। क्या रस्म है वो? और यही सबसे गजब की बात है, ये रस्म ही इनका एकमात्र धार्मिक काम है। यही वो राज है। ठीक है। और ये सिखाता कौन है? कोई पुजारी नहीं, माँ बाप नहीं, माँ बेटे को नहीं सिखाती। इसे सिखाने का काम समाज के सबसे निचले दर्जे के लोग करते हैं। क्या सबसे निचले दर्जे के लोग? जैसे कोई गुलाम, कोढ़ी, भिखारी, यहाँ तक कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखा सकता है। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब सबसे पवित्र चीज सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के जरिए, है ना अजीब? और ये रस्म खुद कैसी है? कोई बहुत मुश्किल साधना होगी, तपस्या? बिल्कुल नहीं, यही तो कमाल है। लेख कहता ये रस्म एकदम मामूली सी है, बस कुछ पल की। मामूली सी क्या मतलब? इसमें जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो भी एकदम आम है। कॉर्क, मोम, गोंद। कॉर्क, मोम। हाँ। कभी कभी तो कीचड़ का भी जिक्र है, सिल्ट या मक।
कीचड़ हाँ, और इसके लिए कोई मंदिर, कोई खास जगह नहीं चाहिए। कहीं भी हो सकती है। कोई खंडहर, तहखाना, गली का कोना, कहीं भी। इतनी साधारण चीज इतनी गुप्त और इतनी जरूरी, यकीन नहीं होता। और ये पवित्र भी है, पर साथ ही थोड़ी अजीब, थोड़ी हास्यास्पद भी। रिडिक्युलस। पवित्र और हास्यास्पद, ये कैसे साथ साथ? हाँ, यही पैराडॉक्स है। इसे छिपकर, चोरी छुपे किया जाता है। इसके बारे में ठीक से बात करने के लिए शब्द भी नहीं है। पर मानने वाले समझते हैं कि हर बात, दुनिया की हर चीज कहीं ना कहीं इसी राज से जुड़ी है। अच्छा। इसीलिए अगर आप किसी सदस्य से कुछ भी आम बात करें और अनजाने में आपने कुछ ऐसा कह दिया जो राज की तरफ इशारा करता हो, तो वो अजीब तरह से मुस्कुरा सकते हैं या शायद नाराज भी हो जाएं। उन्हें लगता है आपने राज को छू लिया। ये भी अजीब है कि कुछ लोगों को ये रस्म करने में डर लगता है, एक तरह का पवित्र भय, सेक्रेड हॉरर। हाँ, और बाकी लोग उन्हें नीची नजर से देखते हैं, पर वो खुद को और भी ज्यादा नीचा समझते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग इस रस्म, इस कस्टम को छोड़कर सीधे भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है। अच्छा। जैसे जॉन ऑफ द रूड ने लिखा भी था, नव आकाश जाने कि ईश्वर कॉर्क या कीचड़ जितना ही रमणीय है। डिलाइटफुल। हाँ, मतलब ईश्वर साधारण चीजों में भी है। लेख लिखने वाले ने खुद 3 महाद्वीपों पर ऐसे लोगों से दोस्ती की। सच में। हाँ, और उन्हें लगा कि शुरू में सबको ये राज बहुत छोटा, दुखदाई, मामूली सा, वल्गर लगता है, अविश्वसनीय। यकीन नहीं होता होगा कि उनके पुरखे ऐसा कुछ करते थे। बिल्कुल। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी लड़ाइयों, इतनी उथल पुथल के बावजूद ये राज खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर मानने वाले तक पहुंच गया। कुछ तो कहते हैं कि ये अब उनकी आदत बन गया है, इंस्टिंक्टिव। और एक आखिरी विरोधाभास, एक पैराडॉक्स। बताइए। क्योंकि ये लोग हर समूह में हैं, हर जगह हैं, तो इतिहास में ऐसा कोई जुल्म नहीं जो इन्होंने सहा ना हो, ओहो, और ऐसा कोई बदला नहीं जो इन्होंने लिया ना हो। बाप रे। सदियों से अलग अलग झंडों के नीचे इनका खून बहा है, मतलब हर तरफ होने का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ इन्हें। तो हमने देखा एक ऐसे पंथ को जो हर जगह है पर कहीं नहीं दिखता। उन्हें जोड़ने वाली चीज है एक बेहद साधारण सी, थोड़ी अजीब सी गुप्त रस्म, जिसे समाज के सबसे निचले लोग सिखाते हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है हजारों साल से। यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है आखिर में। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास भी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी कोई गुप्त रस्म या रिवाज हो जो बहुत आम लगे, पर जिसका गहरा मतलब या इतिहास हम भूल चुके हों? कोई ऐसी छोटी सी चीज जो हम बस करते चले आ रहे हैं बिना ये जाने कि क्यों। हाँ, शायद कुछ राज रहकर ही ज्यादा दिलचस्प होते हैं। Now, Chapter 17, The South, Dakshin. नमस्कार। आज हम एक कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, दक्षिण की कहानी। हाँ, ये कहानी है जुआन डैलमन की। ब्यूनस आयर्स में लाइब्रेरियन है और खुद को मानते हैं एकदम पक्का अर्जेंटीनियन, है ना, भले उनके कुछ पूर्वज जर्मन थे। बिल्कुल, और उन पर उनके नाना फ्रांसिस्को फ्लोरेस का काफी असर है। अच्छा। वो सरहद पर मारे गए थे। अच्छा। तो डैलमन अक्सर सोचते हैं दक्षिण में अपने पुराने खानदानी फार्म हाउस के बारे में। हाँ, गए कभी नहीं है वहाँ। तो वो फार्म हाउस एक तरह का सिंबल हुआ उनके लिए। हाँ, जैसे उनके वो बहादुर नाना और अर्जेंटीना की असली पहचान, वो रफ एंड टफ वाली पहचान। तो चलिए देखते हैं डैलमन के साथ आगे क्या होता है, कैसे एक बहुत मामूली सी चोट, हाँ बिल्कुल मामूली सी, उन्हें जिंदगी और मौत के बिल्कुल करीब ले आती है, और फिर एक बड़े ही अजीब सफर पर। तैयार है इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए? बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 1939 में। ओके। डैलमन बहुत खुश हैं। उन्हें द 1001 नाइट्स की एक पुरानी कॉपी मिली है। वो उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और एकदम से क्या हुआ? माथे पे चोट लग जाती है। दरवाजे का कोना था, ताजा पेंट हुआ, बस इतनी सी बात। अरे बाप रे। और ये छोटी सी चोट जानलेवा बन गई। सेप्टिसीमिया हो गया, मतलब खून में इन्फेक्शन फैल गया, खतरनाक वाला। ओह, तो फिर अस्पताल? हाँ, एक सैनिटेरियम ले जाया गया उन्हें। अब जरा सोचिए उनकी हालत, सिर मुंडा हुआ है, तेज रोशनी, सुइयां। उन्हें लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में, बिल्कुल बेबस। अपनी इस कमजोरी से, इस लाचारी से नफरत होने लगी। समझ सकती हूँ। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो मरने ही वाले थे। हाँ, डॉक्टर ने बताया, और ये सुनकर वो रो पड़े, खुद पर तरस खाकर। वो एक एब्सोल्यूट लो पॉइंट था।
शायद हम सब ने कभी ना कभी ऐसी हेल्पलेसनेस महसूस की होगी, बिल्कुल। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उम्मीद जगती है। डॉक्टर कहते हैं, अरे आप तो ठीक हो रहे हैं, अच्छा, सेहत सुधारने के लिए आप दक्षिण जा सकते हैं अपने फार्म हाउस का। वाह, ये तो जैसे अंधेरे के बाद सुबह हो गई। एक नई जिंदगी का चांस मिला उन्हें। हाँ, और सैनिटेरियम से स्टेशन तक का जो सफर था ना, वो भी उनके लिए कमाल का था। पतझड़ की ताजी हवा, शहर की जानी पहचानी शक्ल। जैसे दोबारा जीना सीख रहे हूँ। बिल्कुल। स्टेशन के पास एक कैफे में वो एक बिल्ली को सहलाते हैं। बस वो छोटा सा पल उन्हें बहुत सुकून देता है, जैसे वो वक्त से, परेशानियों से एकदम बाहर निकल आए हों। और ट्रेन का सफर वो भी खास है। वो वही किताब साथ ले जाते हैं, द 1001 नाइट्स। अरे, जिसकी वजह से चोट लगी थी। हाँ, जैसे किस्मत को चैलेंज कर रहे हो। बाहर नज़ारे बदल रहे हैं, सूप आता है बचपन की तरह बाउल में। ये छोटी छोटी चीजें उन्हें याद दिलाती हैं कि जिंदगी में अभी भी कुछ अच्छा है। लेकिन यहीं पर कुछ अजीब भी होता है ना, वो 2 लोगों वाली बात। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। उन्हें लगता है जैसे वो 2 हैं, एक जो ये सफर कर रहा है, मैदान देख रहा है, और दूसरा जो अभी उस सैनिटेरियम में फंसा है। बिल्कुल। अब ये हकीकत है या बीमारी का असर दिमाग पर, ये सवाल उठने लगता है। जैसे जैसे ट्रेन दक्षिण की तरफ जाती है, नज़ारे भी बदलते हैं। ज्यादा जंगली, ज्यादा वीरान। हाँ, ऐसा लगता है मानो वो सिर्फ दक्षिण नहीं जा रहे, बल्कि समय में पीछे जा रहे हों, अपने सपनों वाले अतीत में। और फिर अचानक ट्रेन रुक जाती है। हाँ, एक अनजान सी जगह। स्टेशन भी अजीब सा। डाहलमन को वहीं उतरना पड़ता है। ओके। पास में एक जनरल स्टोर है, वहां तक पैदल जाना है। सूरज डूब रहा है, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। माहौल थोड़ा टेंस होने लगता है। स्टोर के अंदर का क्या सीन था? कुछ देहाती टाइप लोग बैठे हैं, शराब पी रहे हैं। कोने में एक बूढ़ा गाउचो बैठा है। गाउचो मतलब लोकल चरवाहा जैसा, एकदम मूर्ति की तरह। डाहलमन को लगता है, हाँ, यही है वो असली दक्षिण जिसके वो सपने देखते थे। एकदम रफ एंड टफ। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, माहौल बिगड़ जाता है। वो जो देहाती लोग मेज पर बैठे थे, वो डालमन पर मजाक में ब्रेड की गोली फेंकते हैं, फिर हंसते हैं। डालमन कोशिश करते हैं कि बात ना बढ़े, अवॉइड करें, लेकिन तभी स्टोर का मालिक उन्हें नाम से पुकार लेता है, सेन्योर डालमन। अरे, अब तो ये पर्सनल हो गया। बिल्कुल, अब वो मजाक नहीं रहा। निशाना अब डालमन है, कोई अनजान आदमी नहीं। और फिर वो लड़ाई के लिए उकसाते हैं। हाँ, उनमें से एक डालमन को चाकूबाजी के लिए चैलेंज करता है। डालमन के पास तो कुछ है ही नहीं, उन्हें लड़ना आता भी नहीं। तो फिर तभी वो बूढ़ा गाउचो, जो दक्षिण का सिंबल लग रहा था, वो डालमन की तरफ एक खंजर फेंकता है। व्हाट अ ट्विस्ट! ये क्या हुआ? अब डालमन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो खंजर उठाते हैं और उठाते हुए उन्हें 2 बातें एकदम साफ महसूस होती हैं। क्या? पहली कि ये उन्हें लड़ने पर मजबूर कर रहा है, जैसे ये दक्षिण की ही मर्जी है। और दूसरी, ये हथियार बेकार है, मतलब इससे वो जीतेंगे तो नहीं। तो फिर क्यों उठाया? शायद इसलिए कि ये मौत उस अस्पताल वाली बेबस मौत से बेहतर लगेगी, थोड़ी सम्मानजनक। पर उन्हें डर नहीं लगता? ये अजीब है। हाँ, यही तो सबसे अजीब बात है। उन्हें डर नहीं लगता। जब वो स्टोर से बाहर उस खुले मैदान में जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद यही वो मौत है जो उन्होंने सैनिटेरियम की उन भयानक तकलीफ भरी रातों में चाहिए होगी। खुले आसमान के नीचे लड़ते हुए मरना। हाँ, ये उन्हें एक आज़ादी लगती है, एक तरह का सेलिब्रेशन। और कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है जब वो खंजर हाथ में लिए मैदान में कदम रखते हैं। वाह, तो ये था डाहलमन का सफर, शहर की घुटन, मौत का सामना, और फिर दक्षिण की वो यात्रा जो शायद हकीकत कम और सपना ज्यादा थी। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या वो स्टोर, वो गाउचो, वो लड़ाई, क्या ये सब सच में हुआ, या ये सब डाहलमन की बुखार वाले दिमाग की उपज थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सैनिटेरियम में ही गुजर गए थे और ये सब उनका आखिरी सपना था? यही तो बड़ा सवाल है। क्या डाहलमन ने आखिर में वो मौत चुनी जिसे वो शायद चाहता था? एक हीरो वाली मौत, एक रोमांटिक मौत, बजाय अस्पताल में लाचार पड़े रहने के। या ये सब बस दिमाग का खेल था? हकीकत और कल्पना, इनके बीच की वो धुंधली सी रेखा कहाँ है? सोचने वाली बात है ना? हम अपनी जिंदगी की कहानी को कहाँ तक खुद लिखते हैं और कहाँ तक हालात या किस्मत हमें ले जाती हैं।